Chapter 71 Chapter 70 Extreme Fist Sect Part 1 तुम कहाँ से हो? अपना ट्रैवल परमिट दिखाओ। लोई ने पहले सू फैमिली से मिला हुआ पुराना ब्रॉन्ज टोकन निकाला। जैसे ही ऑफिसर्स ने टोकन देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया और तुरंत उसे अंदर जाने दिया। साफ था कि सू फैमिली मेन सिटी के प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करती थी। शहर के अंदर कदम रखते ही लोई को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। मीठी कैंडीड फ्रूट स्क्यूअर्स, ताज़ा कैंडीड फ्रूट स्क्यूअर्स, सिर्फ 10 सिक्के 1 स्टिक, अगर मीठा ना हो पैसा वापस। परिवार की विरासत वाली शुगर फिगरीड कला सिर्फ टाई सिटी में मिलती है, गुजरते वक्त मिस मत करना। स्वर्ग, धरती और फेंग शुई का भविष्य, शुभ अशुभ, यिन यांग की पूरी भविष्यवाणी। दिन में सिर्फ 10 लोग, चूक गए तो कल आना। चौधी नीली पत्थर वाली सड़क के दोनों तरफ छोटी दुकानें थीं, जिन पर बड़े बड़े झंडे लगे थे, शराब, खाना, गिरवी जैसे शब्दों के साथ। बीच बीच में कलाकार अपनी कला बेच रहे थे। सड़क लोगों से भरी हुई थी, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। पूरा माहौल काफी जिंदा दिल था। इसके मुकाबले में सिनशियांग वेजिटेबल मार्केट के बाहर का सीन काफी फीका लग रहा था। तुम लोग फिलहाल यहीं रुको, मेरी खबर का इंतजार करो। टिएन सू खुद आई, एक बड़ा सा इन ढूंढा और लोई और उसके ग्रुप को वहीं ठहरा दिया। लोई को लगा था कि इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन काम की स्पीड हैरान कर देने वाली थी। उसी रात टिएन सू की पर्सनल मेड पिंक ड्रेस में एक डॉक्टर को लेकर आई ताकि लू यांग और लू युआन का चेकअप हो सके। मेड का नाम श्याओ चैन था, गोल सा चेहरा और हमेशा मुस्कुराता हुआ। यंग मास्टर लोई, लेडी ने मुझे आपसे कुछ चीज़ें देने को कहा है। तीनों के ट्रैवल परमिट्स, जिन पर सू फैमिली की सील थी। उनकी टाई सिटी में लीगल रेजिडेंस का मसला सॉल्व हो गया, बस उनके नाम बदल दिए गए थे। लोई अब लू युआन बन गया। ये टाई सिटी में उसकी नई पहचान थी। साथ ही कुछ सिल्वर नोट्स भी थे, कुल 600 टेल्स, जो पहले वादे से थोड़े ज्यादा ही थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी रिकमेंडेशन लेटर, सफ़ेद सीलिंग क्ले से बंद, सू फैमिली की मोहर के साथ, और ऊपर लिखा था, हाउसकीपर यू के हाथों खोलने के लिए। श्याओ चैन ने आगे कहा, लेडी ने कहा है कि स्टोन स्पिरिट मिलना मुश्किल है और थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप ये लेटर लेकर साउथ सिटी में एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के हाउसकीपर यू से मिल सकते हैं। वो आपके लिए सब अरेंज कर देंगे। अपनी लेडी को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। लुई मुस्कुराया और पहले एस्टेट डीड वापस कर दिया। स्टोन स्पिरिट जेड उसने अपने पास ही रखा, बैकअप के लिए। लुई के दिल में खुशी भर गई। सोचकर ही मज़ा आ रहा है। मार्शल आर्ट्स हॉल, सुपीरियर ब्रीदिंग टेक्निक्स, मैं आ रहा हूँ। यंग मैन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिना झिझक पूछिए, जो पता होगा बता दूंगा। मैं अभी अभी शहर आया हूँ। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट कहाँ है? इनके वेटर ने जैसे ही एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट सुना, उसका लहजा ही बदल गया। सर, आप बिल्कुल सही आदमी से पूछ रहे हैं। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट पिछले साल ही शिफ्ट हुई है, अब साउथ सिटी के बाहर है। थोड़ा दूर पड़ेगा, बेहतर होगा कैरेज ले लो। शुक्रिया भाई। जानकारी मिलते ही लोई वापस गया और लू यांग और लू युआन को साउथ सिटी के पास एक विला रेंट करने को कह दिया। फिर वो स्ट्रीट के कोने पर गया, जहां कुछ कैरेज ड्राइवर्स खाली बैठे थे, सवारी का इंतजार कर रहे थे। उनकी स्किन काफ़ी डार्क थी, नीले कपड़े पहने हुए, सर पर ग्रे कपड़ा बंधा हुआ और पैरों में घास की चप्पलें। घोड़े सस्ते, छोटे कद के थे और कैरेज सिर्फ एक चौकोरा लकड़ी का फ्रेम था, ऊपर से ढका हुआ, बहुत ही सिंपल। टिएन सू के पहले वाले कैरेज के मुकाबले में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक झोपड़ी और एक शाही महल का फर्क हो। तेज नज़रों वाले एक ड्राइवर ने तुरंत लोई को देखकर आगे बढ़ा। यंग भाई, कैरेज चाहिए क्या? साउथ सिटी सबर्ब तक कितना लोगे? साउथ सिटी सबर्ब काफ़ी बड़ा है। आप एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहते हो? एक्सट्रीम फिस्ट। अरे, वो जगह काफ़ी दूर है, पहुंचना आसान नहीं, पूरा दिन लग जाएगा। ऐसा करो, पहली राइड है तुम्हारी, थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, 200 कॉइन्स में छोड़ दूंगा। थोड़ा ज्यादा महंगा है। लोई ने भौहें से कोड़ ली।
अब उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि कोई उसे आसान सा शिकार बना ले। और कुछ ड्राइवर से पूछने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसा ड्राइवर चुना जो सिर्फ 120 कॉइन्स ले रहा था। वो साधारण से कैरेज में चढ़ गया। अंदर एक पतली सी सख्त लकड़ी की बेंच थी जो सीधे कैरेज की दीवार से लगी हुई थी। कंफर्ट का तो सवाल ही नहीं था, ऊपर से रास्ता भी काफी झटकेदार था। आम आदमी होता तो शायद थोड़ी देर में ही चक्कर खा जाता और कमर के नीचे दर्द शुरू हो जाता, लेकिन लोई का शरीर आम नहीं था, इसलिए उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। नाम लोई, उम्र 19/55, रेल्म नन, कल्टिवेशन टेक्निक हु फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक बिगिनर 0/10, स्किल्स लोई की कुल्हाड़ी कला प्रोफिशिएंट 0/100, पत्थर फेंकना प्रोफिशिएंट 0/30, बेसिक बॉक्सिंग टेक्निक प्रोफिशिएंट 0/30, लाइट बॉडी टेक्निक स्किल्ड 0/20, बेसिक स्पीयर टेक्निक एंट्री 0/6, सीक्रेट स्किल ड्रैगन पियर्सिंग टेक्निक फ्रैगमेंट 1, टैलेंट पेट्रिफिकेशन एंट्री 0/20 +1 स्टोन स्पिरिट, एनर्जी 17, कुल्हाड़ी कला में माहिर, बॉक्सिंग टेक्निक में माहिर और पत्थर फेंकने में भी काफी आगे। अब अगर इक्सू जैसे 2 ब्लड वॉरियर से भी सामना हो जाए तो उसे जरा भी घबराहट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, एनर्जी की कमी और ज्यादा महसूस होने लगी थी। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट ज्वाइन करने के बाद उसे शहर के कब्रिस्तान का पता लगाना होगा और अपना पुराना काम फिर से शुरू करना होगा। ये सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला और कैरेट चुपचाप साउथ सिटी पहुंच गई थी। सर, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने आवाज लगाई। लोई ने कैरेट से छलांग लगाई, कैजुअली ड्राइवर को कुछ कॉपर कॉइन्स दिए और आगे नजर डाली। नीली ईंटों और ग्रे टाइल से बनी इमारत, ऊपर को उठती हुई छत के किनारे लाल लकड़ी के दरवाजे। गेट लगभग 2 जांग चौड़ा था। ऊपर एक काली लकड़ी का बोर्ड लगा था जिसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट। गेट के दोनों तरफ लिखे थे कपलेट्स। फिस्ट से सूरज चांद को चीर दो, 1000 साल तक मार्शल ओल को आगे बढ़ाओ, गुणों से स्वर्ग धरती स्थापित करो और 1 इंच का ज़ेन हृदय निखारो। गेट के सामने का चौक बिल्कुल साफ सुथरे सफ़ेद पत्थरों से बना था, सीधा और व्यवस्थित। काफी पंछी वहां बैठे थे, इधर उधर चलते, रुकते, फिर चल पड़ते। गेट के दोनों तरफ खड़े पत्थर के शेर के पास 2 जवान गार्ड्स थे, गहरे नीले कपड़ों में, सीधे खड़े, पूरे जोश के साथ। लोई जैसे ही आगे बढ़ा, पंछी फड़फड़ाकर उड़ गए और गार्ड्स की नज़र तुरंत उस पर पड़ी। लोई ने टियानसू का दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर निकाला और बोला, मैं लू युआन हूँ, मैनेजर यू से मिलना है। गार्ड ने लेटर लिया और विनम्रता से कहा, यहीं थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कहकर वो अंदर हॉल में चला गया। चिकनी नीली पत्थर की सड़क पर चलते हुए, गलियारों और पुलों से गुजरते, अनोखी घासों और फूलों वाले बगीचों को पार करते, वो आखिर एक बड़े से कोर्टयार्ड के सामने पहुंचा। कोर्टयार्ड के बीच एक मध्यम उम्र का आदमी एक लंबी लकड़ी की कुर्सी पर लेटकर धूप सेक रहा था, बिल्कुल निश्चिंत और आराम से। उसका चेहरा गोरा था, काले फर कोट में लिपटा हुआ, शरीर थोड़ा भरा भरा, साफ दिख रहा था कि वो ऐशो आराम का आदमी है। मैनेजर यू, आपके लिए एक चिट्ठी है। गार्ड ने अदब से रिकमेंडेशन लेटर आगे बढ़ाया। काले कपड़ों वाले आदमी ने धीरे से आंखें खोली, बेपरवाही से लेटर लिया, कवर देखकर हैरान हुआ। मिस सू का लेटर? मिस सू तो जैंग सिटी में शादी करके चली गई थी, फिर मुझे क्यों लिखा? तो अरेंजमेंट क्या कर दें? गार्ड ने पूछा। मैनेजर यू ने लिफाफा खोला, लेटर निकाला और ध्यान से पढ़ने लगा। लगभग 20 साल का, थोड़ा ज्यादा उम्र का है। हाँ। फिर बोला, अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, आखिर मिस सू ने पहले मेरी मदद की थी, लेकिन ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। शादीशुदा बेटी पानी गिरने जैसी होती है, अब सू फैमिली ने उसका कोई असर नहीं। वैसे क्या बस यही एक लेटर है? हाँ। ये सुनते ही मैनेजर यू का चेहरा गहन हो गया। उस आदमी को दूर के एक सुनसान कोर्टयार्ड में रहने का इंतजाम कर दो। जी। गार्ड मुड़कर चला गया। मार्शल आर्ट्स हॉल के गेट पर पहुंचकर उसने लोई से कहा, मेरे साथ चलो।
इस बार उसके लहजे में पहले वाली शिष्टता बिल्कुल नहीं थी। Chapter 72, Chapter 71, Extreme Fist Sect, Part 2। गार्ड के साथ हॉल के अंदर जाते हुए लोई को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसके सामने एक काफी चौड़ा ब्लू स्टोन का रास्ता था। दोनों तरफ हमेशा हरे रहने वाले साइप्रस के पेड़ लगे हुए थे। कभी-कभी पंछी ऊपर से उड़ जाते थे। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक टेढ़ा मेढ़ा कॉरिडोर ब्रिज दिखा और पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। मार्शल आर्ट्स हॉल से ज्यादा ये जगह एक गार्डन जैसी लग रही थी। सबसे पहले लोई एक छोटे से कमरे में गया। वहां एक बुढ़े ने लेजर के सामने बैठकर उसकी पर्सनल डिटेल्स रजिस्टर की। उसने 2 टेल सिल्वर जमा किए। बदले में उसे स्टैंडर्ड ग्रे कपड़े और एक कमर में बांधने वाला टोकन मिला, जो उसकी ऑफिशियली एंट्री का प्रूफ था। उसके बाद उसे एक काफी सुनसान कोर्टयार्ड में ले जाया गया, जो बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी के कोर्टयार्ड टाइप घर जैसा लग रहा था। गार्ड ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए सीधे शब्दों में कहा, अब से तुम यहीं रहोगे। इतना कहकर गार्ड तुरंत मुड़ गया और बिना रुके चला गया। लोई कमरे के अंदर गया और देखा कि अंदर कोई खास सुविधा ही नहीं थी। जमीन पर नीली ईंटें थीं और एक बड़ा सा भीमाकार हेम्प मैट का बिस्तर था, लगभग 2.5 मीटर से भी लंबा, जिसमें 5 मोटे कंबल नीटली फोल्ड करके रखे हुए थे। ओह, नया बंदा! दरवाजे के बाहर से हैरानी भरी आवाज आई और फिर कुछ लोग घर के सामने दिखाई दिए। सबके सब वही ग्रे कपड़े पहने हुए थे। उम्र लगभग 15-16 साल। होठों के किनारे हल्की सी दाढ़ी के बाल। साफ था कि वो लोई से थोड़े छोटे थे। उनके चेहरे पसीने से भरे हुए थे। लगता था अभी कड़ी ट्रेनिंग करके आए हैं। सबको नमस्ते, मैं लियू यी हूँ, आज ही आया हूँ। नमस्ते, किसी ने शांत लहजे में जवाब दिया। दीवार के पास वाली जगह पहले से भरी है, एक और ने कहा और पलटकर चला गया, जैसे लोई को पहले ही चेतावनी दे रहा हो कि उस बिस्तर के बारे में कोई ख्याल न रखे। लोई ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो वैसे भी ज्यादा दिन इस तरह सबके साथ चिपक कर रहने का प्लान नहीं बना रहा था। गार्ड के गेट से पूछ चुका था, मार्शल आर्ट्स हॉल में रहना मजबूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बाहर भी घर किराए पर ले सकते हो। हाँ, शहर के अंदर किराया आउटर सिटी से काफ़ी महंगा था, लेकिन फिलहाल लोई के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही लुयांग और लियू युआन कोर्टयार्ड का इंतज़ाम कर लेंगे, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी नया आया था, इसीलिए काफ़ी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थीं। उसने उस लड़के से बातचीत शुरू की, जो पहले उससे थोड़ा फ्रेंडली लगा था। वो लड़का लोई के बराबर हाइट का था, 1.8 मीटर से ऊपर, रंग थोड़ा सांवला, कंधे चौड़े, पीठ मजबूत और चेहरा बिल्कुल सीधा साधा। उसका नाम था जिन फंग। ब्रदर जिन, मैं यहाँ नया हूँ, कुछ सवाल पूछने थे। हाँ, पूछ लो, जो पता होगा सब बता दूंगा। रोज ट्रेनिंग कहाँ होती है और सिखाता कौन है? मार्शल आर्ट्स हॉल के अंदर ही एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड है। दोनों बात करते करते लोई के काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए। हर साल एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट नए रजिस्टर्ड डिसाइपल्स भर्ती करती है। उनके बैकग्राउंड और नेचुरल टैलेंट के हिसाब से उन्हें या तो साइड कोर्टयार्ड या मेन कोर्टयार्ड में रहने के लिए असाइन किया जाता है। साइड कोर्टयार्ड में ज़्यादातर आम परिवारों के बच्चे होते हैं, या तो किसी तरह फीस जोड़ तोड़ कर आए होते हैं या सिफारिश से घुसे होते हैं, और सबको कम्यूनल बेडिंग पर रहना पड़ता है। मेन कोर्टयार्ड में रहने वाले ज़्यादातर मेन सिटी के बड़े परिवारों से आते हैं, जिनके बैकग्राउंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर एक के पास अपना अलग कमरा होता है और रहने का लेवल साइड कोर्टयार्ड से काफ़ी बेटर होता है। लेकिन चाहे साइड कोर्टयार्ड हो या मेन कोर्टयार्ड, सबको एक ही नाम से बुलाया जाता है, आउटर डिसाइपल्स या रजिस्टर्ड डिसाइपल्स। बस रहने का फ़र्क होता है। सारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में होती है और हर दिन कोई ना कोई इंचार्ज इंस्ट्रक्टर होता है। ट्रेनिंग का टाइम सिर्फ 1 घंटा होता है। उस 1 घंटे में तुम कितना सीख पाते हो, वो सिर्फ तुम्हारी अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के बाद कोई ये नहीं कहता कि तुम मार्शल आर्ट्स हॉल में ही रहो, चाहो तो वहीं रुक जाओ या सीधे घर चले जाओ। लेकिन एक शर्त भी है, अंदर आने के बाद टाइम टू टाइम असेसमेंट होता रहेगा। अगर असेसमेंट में फेल हो गए तो सीधा निकाल दिए जाओगे।
न ज़्यादा सिल्वर काम आएगा, न ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। सिर्फ तभी जब तुम ब्रेक थ्रू करके एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो, तब तुम मार्शल आर्ट्स हॉल के रियल डिसाइपल बनने के लायक होते हो। शुक्रिया ब्रदर जिन। कोई बात नहीं। हाँ, आज काफ़ी थक गया हूँ, जल्दी सोना पड़ेगा वरना कल ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। जिन फंग ने लंबी सांस ली और घर के अंदर चला गया। तब तक सूरज डूब चुका था। लोई ने सोचा ये लोग तो काफ़ी जल्दी सोते हैं, और वो भी पलटकर अंदर चला गया, सबसे आखिर में। कम्यूनल बेड पर पहले से ही 5 लोग लेट चुके थे। जूते उतारते ही जो स्मेल आई, उससे लोई ने नाक सिकोड़ ली। लेफ्ट और राइट वॉल की पास की अच्छी जगहें तो पहले से ही ऑक्यूपाइड थीं। लेफ्ट साइड का दूसरा स्पॉट जिन फंग का था। उसकी बाद तीसरे नंबर पर वही छोटी आंखों वाला लड़का लेटा हुआ था, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मिला था। राइट साइड का दूसरा बंदा बिल्कुल तारे की शेप में फैला हुआ था, हाथ पैर पूरी तरह फैला के, जो पास की खाली जगह का ज्यादा हिस्सा घेर चुका था। ये देखकर लोई ने जबरदस्ती उसके हाथ थोड़े एडजस्ट किए और किसी तरह बीच में घुस गया। वो बंदा आंखें खोलकर घूरा तो सही, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आसपास से आती घुरघुराहट की आवाज़ों और अलग-अलग तेज स्मेल्स के बीच लोई को नींद आने में काफ़ी मुश्किल हुई। अगली सुबह लोई अपने 5 रूममेट्स और बाकी साइड कोर्टयार्ड डिसाइपल्स के साथ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चला। रजिस्टर्ड डिसाइपल्स के लिए जो ट्रेनिंग ग्राउंड था, वो मार्शल आर्ट्स हॉल के काफ़ी अंदर था। एक बहुत बड़ा खुला मैदान, लगभग 400-500 स्क्वायर मीटर का। मैदान के बीच में अलग अलग मार्शल आर्ट्स के टूल्स पड़े थे। स्टोन लॉग्स, आयरन रिंग्स, पत्थर के प्लेट्स और स्टोन हैमर्स। साइड कोर्टयार्ड के लगभग 30 जवान लड़के, 15-16 साल के, बाल खुले हुए, वही ग्रे कपड़े और कपड़े के जूतों में, मैदान के पश्चिम यानी वेस्ट साइड पर खड़े थे। थोड़ी दूर कुछ कदमों पर दूसरा ग्रुप भी खड़ा था, लेकिन उनकी गिनती 10 से कम थी। उन्होंने भी ग्रे कपड़े पहने थे, लेकिन बाल जूड़ा बना के उसमें हेयरपिन्स लगे हुए थे। कुछ के कपड़ों पर रेशमी कमरबंद, क्लाउड मैप्ड जूते और कुछ के कपड़ों पर एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइंस भी थे। साफ पता चल रहा था कि वो मेन कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स थे। दोनों ग्रुप अलग अलग साइड्स पर खड़े थे, अपनी अपनी मंडली में बात कर रहे थे, एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही कदमों की आवाज़ सुनाई दी, बातें धीरे धीरे बंद हो गईं। काफ़ी लोगों ने सर उठाकर देखा और कई आंखों में चमक आ गई। आने वाले 5-6 लोग लड़कियां थीं। उनके नीले कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे, उनकी सुंदर बॉडी लाइंस को उभारते हुए, मर्दों के ढीले कपड़ों से बिल्कुल अलग, और तुरंत ही जवान लड़कों की आंखें फैल गईं। उनमें से एक लड़की खासकर बहुत ही अलग नजर आ रही थी। उसकी त्वचा सफ़ेद थी, कद लंबा और पतला, और सबसे खास उसकी मुस्कुराती आंखें जो आड़ू के फूलों जैसी चमक रही थीं, देखने वाले पर अच्छा असर छोड़ती हुई। वो जिया होंग है, सुंदर है ना? लोई के पास सोने वाले छोटी आंखों वाले लड़के ने धीरे से कहा। ठीक ठाक है, लोई ने उसे साइड आई देते हुए कहा। ही, यहाँ काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। वो लड़का थोड़ा गंदा सा हंस पड़ा। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया और वो चुप हो गया। लोई ने उसकी नज़र फॉलो की। वहाँ एक लंबा जवान आदमी तेजी से चलता हुआ आ रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, सीने पर काले रंग का एक्सट्रीम शब्द कढ़ाई की तरह बना हुआ था। उम्र लगभग 20 साल, चेहरा चौड़ा सी, फीचर्स बिल्कुल शार्प और आंखें तीखी और चमकदार। उसके हाथ लगभग घुटनों तक लंबे थे। चलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई भेड़िया या बाघ शिकार पर निकला हो। पूरी बॉडी से दबाव और दबदबा महसूस हो रहा था। स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लोई की सिक्स्थ सेंस जोर जोर से चेतावनी दे रही थी। ये अब तक का सबसे खतरनाक आदमी था जिससे उसका सामना हुआ था, और उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट। सच ने, ये मेन सिटी थी। यहाँ रैंडमली मिलने वाला आदमी भी एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो सकता था। जब तक खुद कुछ हासिल ना कर ले, उसे लो प्रोफाइल ही रहना होगा। सीनियर चैन आज सिखाने आए हैं, किसी ने धीरे से कहा, जैसे उस आदमी की पहचान बता रहा हो। चैप्टर 73/चैप्टर 72 फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस।
लुई जानता था कि मार्शल आर्ट्स हॉल में रोज पढ़ाने वाले लोग सेम नहीं होते, लेकिन जो भी पढ़ाते थे सब हॉल के इनर डिसाइपल्स होते थे और उनकी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन पहले ही एक लेवल तक पहुंच चुकी होती थी। हम जैसे लोग या तो पैसा देकर अंदर आते हैं या फिर कनेक्शंस का यूज करके। जब तक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाते तब तक हमें रियल डिसाइपल नहीं माना जाता, इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद नए लोगों का बैच आता रहता है। ये बातें उसने सीनियर ब्रदर चैन को कहते हुए सुनी। मेरा नाम चैन मूजू है। मैं 5 साल से हॉल में हूँ। आजकल मैं तुम लोगों को बेसिक बॉक्सिंग सिखाने का जिम्मा संभाल रहा हूँ। आज नए लोग आए हैं, इसलिए कुछ बातें एक बार फिर से कह रहा हूँ। हमारी एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट बॉक्सिंग पर आधारित है। बॉक्सिंग ही हमारी जड़ है। नए लोगों के नाते तुम्हें सबसे पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनाना होगा। जब तक बॉक्सिंग एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंचती, तब तक तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई ही नहीं जाएगी। और अगर प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, तो सिर्फ ट्रू इनहेरिटेंस ही नहीं मिलेगी, समय के साथ साथ यहाँ रहने लायक भी नहीं रहोगे। जैसे ही ब्रीदिंग टेक्निक का जिक्र हुआ, लुई का दिल हिल गया। उसने पूछा, सीनियर ब्रदर चैन, हिम्मत करके पूछ रहा हूँ, हमें किस लेवल तक प्रैक्टिस करनी होगी ताकि स्टैंडर्ड मीट हो जाए? अच्छा सवाल है। चैन मुजू ने लुई को एक नज़र देखा और आगे बोला, हमारी एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट में बीच का शब्द एक्सट्रीम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है ऐसा पंच मारना जो अपनी ही लिमिट से आगे हो। या तो तुम बचे रहोगे या मैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। इसलिए पंच तेज, एक्यूरेट और बेरहम होना चाहिए। उसने अपने पैर जमाए, पीठ को धनुष की तरह मोड़ ली, कमर को रस्सी जैसा कस ली और उसका दाहिना हाथ तीर की तरह 45 डिग्री के एंगल पर आसमान की तरफ पंच मार गया। जब पंच अपनी लिमिट पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उसकी स्लीव की लकीरें भी आगे बह रही हों। पॉप! एक तेज पटाखे जैसी आवाज हुई। सब लोग चौंक गए, आंखों में हैरानी भर गई। कितना पावरफुल पंच है, किसी ने तारीफ की। तुम्हें लगता है मैंने ज्यादा ताकत लगाई? चैन मुजू ने सर हिला दिया। उसने बिना पोज बदले लगातार पंचेस मारने शुरू कर दिए। पॉप पॉप पॉप। हर आवाज पिछली से ज्यादा तेज होती गई, यहाँ तक कि लोगों के कानों में दर्द होने लगा। सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये आवाज सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं आती, चैन मुजू ने समझाया। इसमें बॉडी की कोहीसिवनेस होती है। हड्डियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। पूरा शरीर एक यूनिट बन जाता है। जिस दिन तुम भी ये आवाज निकालने लग गए, उस दिन समझो तुम बॉक्सिंग के बेसिक्स में घुस चुके हो। उसके बाद जब तुम्हारा ची और ब्लड स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए, तब तुम ब्रीदिंग टेक्निक सीखने के लायक बनोगे। तब एक लड़के ने पूछा, सीनियर ब्रदर, ये आवाज निकालने में लगभग कितना टाइम लगता है? मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। वो लड़का साफ सुथरा, गोरा, लंबा और पतला था। बंधे हुए बाल, मिल्की वाइट जेड हेयरपिन और कमर पर सुनहरी बेल्ट जिसमें ड्रैगन और फीनिक्स के डिजाइन बने थे। साफ दिख रहा था कि बैकग्राउंड काफी बड़ा है। हमारी सेक्ट का रिकॉर्ड 21 डेज का है, लेकिन वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले का था। आम लोगों के लिए 3 महीने में आवाज निकालना काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 1 साल में भी ये नहीं कर पाए तो एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, फिर कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के बाद चैन मुजू ने सबको बॉक्सिंग प्रैक्टिस करवाना शुरू की, स्टेप बाय स्टेप। सीधा आवाज निकालना तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए पहले लेयर्ड फॉर्म से पावर अक्यूमुलेट करनी होगी। इससे मसल्स और बोन्स को एक लाइन में लाने में मदद मिलती है। प्रेस, पुश, शॉक, स्विंग और फिर ऊपर की तरफ हुक पंच। चैन मुजू ने हर मूव को तोड़ तोड़ कर समझाया और डेमोन्स्ट्रेट किया। पहले दोनों बाहों और कमर को एक साथ नीचे दबाया, फिर फिस्ट्स को धीरे धीरे आगे धकेला। उसके बाद बॉडी ने एक जोर का झटका दिया, एक स्विंग हुआ और आखिर में सारी ताकत इकट्ठा करके एक फुल पावर पंच मारा।
सबसे कॉमन चेन फिस्ट में 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और टेक्निक्स होती हैं। लुई ने इसे इल्यूजन रेल्म में सीखी हुई बॉक्सिंग से कंपेयर किया। काफ़ी जगह ओवरलैप था, जैसे स्ट्रेट पंच, क्रॉस पंच, हुक पंच, थ्रस्ट पंच और स्टांस लेने का तरीका। लेकिन फर्क भी था। यहाँ पंच मारते वक्त कमर, पेट, पीठ और पैर सब कुछ बिना रोक टोक के एक साथ यूज किया जाता था, ताकि सारी ताकत एक ही पल में बाहर निकल आए। अगर एक पंच मिस हो जाए तो अगला पंच तुरंत फॉलो होना चाहिए, ताकि ओपोनेंट को रिएक्शन का कोई मौका न मिले। यही एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट की खासियत है। पंचेस का स्टाइल बिल्कुल बेरहम होता है, जहां नतीजा सिर्फ एक होता है, या तो तुम मरो या मैं मरूं। लुई की बेसिक बॉक्सिंग टेक्निक पहले ही प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए जब उसने एक्सट्रीम फिस्ट की टेक्निक्स को अब्जॉर्ब किया तो उसके एट्रीब्यूट पैनल में तुरंत चेंजेस आ गए। नाम लुई, उम्र 19/55, रेल्म नन, कल्टिवेशन टेक्निक खू फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक, अनइनिशिएटेड 0/10, स्किल्स लुईज एक्स स्किल Proficient 0/100, Extreme Fist Adept 0/30, Stone Throwing Proficient 0/30, Light Body Technique Adept 0/20, Basic Spear Technique Initiated 0/6, Secret Skill Dragon Piercing Technique Fragment 1, Talent Petrification Initiated 0/20 plus 1 Stone Spirit। पहले वाली बेसिक बॉक्सिंग टेक्निक प्रोफिशिएंट 0/30 अब बदलकर एक्सट्रीम फिस्ट अडेप्ट 0/30 हो चुकी थी। एक्सट्रीम फिस्ट के अडेप्ट लेवल पर पहुंचने के बाद लुई के लिए फायर क्रैकर जैसी आवाज़ निकालना बिल्कुल आसान था, लेकिन अभी मार्शल आर्ट्स हॉल ज्वाइन किया था, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहता था। आखिर उसकी उम्र खुद ही काफ़ी नोटिसेबल थी। वो प्लान कर रहा था कि पहले कुछ दिन ऑब्जर्व करे, फिर धीरे धीरे अपनी एबिलिटी दिखाए। रिकॉर्ड 21 डेज का है और उसे 1 महीना लगा। रीजनेबल ही तो है ना? इनर डिसाइपल चेन मुजू सिर्फ 1 घंटे तक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में रुका, फिर जल्दी निकल गया। उसके बाद भी बाकी डिसाइपल्स ने बिल्कुल स्लैक नहीं किया। कोई स्टांस प्रैक्टिस कर रहा था, कोई पूरा टाइम बॉक्सिंग पे लगा हुआ था। हर तरफ से हुफ पुफ की आवाज़ें आ रही थी। चाहे वो कनेक्शन से आए हों या सिल्वर टैलेंट्स देकर, अभी उन्हें सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने की क्वालिफिकेशन मिली थी। अगर मेहनत नहीं की तो 1 साल बाद सीधा बाहर। बीच में एड्स वाला कचरा इग्नोर। तुम्हारी बॉक्सिंग काफ़ी ठीक लग रही है। वही छोटी आंखों वाला लड़का जो पहले लुई के कान में विस्पर कर रहा था, लुई की प्रैक्टिस देखकर आंखें चमका बैठा और पास आ गया। बस टाइम पास कर रहा हूँ, लुई हंस दिया। अच्छा, तो फिर स्पार करे, उसने सजेस्ट किया। चलेगा, मना नहीं किया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। अटैक और डिफेंस में ब्लोज एक्सचेंज होने लगे। हर स्ट्राइक सोची समझी और एक्यूरेट थी। थोड़ी ही देर में छोटी आंखों वाला लड़का रुक गया। चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। रहने दे। मुझे लगा था तू काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा बेटर नहीं है। मैं अकेला ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं अभी आया हूँ, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता हूँ? लुई बोला। ये सुनते ही जो छोटा सा क्राउड देख रहा था, वो भी अपनी नजर वापस ले गया। लुई ने मेन कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स की तरफ से आती मजाक उड़ाने वाली हंसी भी सुनी, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। मिस जिया, उन 2 देहातियों को देखो, अभी बॉक्सिंग शुरू की है और खुद को एक्सपर्ट समझ रहे हैं। कितने हास्यास्पद है। वही गोरा शांत दिखने वाला हुआंग सरनेम वाला लड़का जो पहले बॉक्सिंग की मुश्किल का रोना रो रहा था, अब फीमेल डिसाइपल जिया होंग के सामने खड़ा होकर लुई की तरफ उंगली करते हुए तंज कर रहा था। उन्होंने पहले कभी बॉक्सिंग देखी ही नहीं है। जिया होंग ने अपने लाल होंठ धीरे से खोले, इसलिए नेचुरली उन्हें इसकी गहराई समझ में नहीं आएगी। वो कैसे यंग मास्टर हुआंग जैसे हो सकते हैं, जिनके पास परिवार की मार्शल हेरिटेज है और जो अलग अलग मार्शल आर्ट्स एक्सप्लोर कर चुके हैं। उसकी आवाज़ मीठी और नर्म थी, सुनने वाले को अपने आप ही अच्छा लगने लगे।
हुआंग सरनेम वाले लड़के के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन उसने झूठी विनम्रता दिखाते हुए कहा, मिस जिया ज्यादा तारीफ कर रही हैं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। देखे ना, मैं अभी तक एक्सट्रीम फिस्ट की आवाज़ भी नहीं निकाल पाया हूँ। मुझे भरोसा है, जिया होंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यंग मास्टर हुआंग जैसा लेवल रखने वाला जल्द ही ये कर लेगा। फिर तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मिस जिया की एक्सपेक्टेशंस तोड़ नहीं सकता। ये कहते ही हुआंग लड़का जैसे एनर्जाइज हो गया और साइड में दिल लगाकर पंचेस प्रैक्टिस करने लगा। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, लेकिन प्रैक्टिस क्लियरली 2 हिस्सों में बटी हुई थी। साइड कोर्टयार्ड के 30-40 डिसाइपल्स वेस्टर्न हाफ में भीड़ बनाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। मेन कोर्टयार्ड के 10 से कम डिसाइपल्स और कुछ फीमेल डिसाइपल्स के साथ ईस्टर्न हाफ पर थे। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद लुई यी को थोड़ा बोर होने लगा। उसकी असली एप्टीट्यूड काफ़ी एवरेज थी, सिर्फ प्रैक्टिस पर निर्भर करता था। चाहे 10 दिन रात लगातार करे, एट्रीब्यूट पैनल में शायद कोई खास चेंज ना आए। इसलिए उसने मौका देखकर ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर कदम रखा और हॉल के बाहर चल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी नज़र एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। लू यांग? लू यी पास आया और पूछा, तुम कब से यहाँ हो? 2 घंटे हो गए। मैं गार्ड से कहना चाहता था कि तुम्हें बुला दे, पर वो दोनों बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। नॉर्मल है, मैं अभी फॉर्मल डिसाइपल नहीं हूँ, इसलिए कोई मेरे लिए भागदौड़ नहीं करेगा। लुई ने मेन गेट की तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, मैं खुद ही संभाल लूंगा। फ्यूचर में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई, घर मिल गया? लू यांग ने कहा। यहाँ मुझे बॉस मत बुलाओ, बस ब्रदर ही कहना। लू यी खुश होते हुए बोला, किधर है? चलो दिखाओ। वो लू यांग के साथ कई गलियों और मोड़ों से होते हुए मार्शल आर्ट्स हॉल से 1 मील से ज़्यादा दूर एक रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गए। लू यांग और लिू युआन ने जो घर ढूंढा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। 3 कमरे थे और लगभग 50-60 स्क्वायर मीटर का कोर्टयार्ड था। दोनों तरफ फ्लावर बेड्स बने हुए थे, जिनमें कुछ पीले और लाल रंग के अनजान फूल लगे हुए थे। घर रेजिडेंशियल एरिया के काफ़ी अंदर था और आसपास के 2 घर खाली पड़े थे, इसलिए प्राइवेसी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा है, साल का कितना? लू यांग ने पूछा। काफ़ी बार्गेनिंग के बाद 10 सिल्वर टैंगल्स पर बात पक्की हुई है, बोला। लू यांग ने कहा, महीने का 1 गुआन से भी कम? बुरा नहीं? लू यी ने सिर हिलाया। हो सकता है मैं कुछ टाइम तक यहाँ रहने ना आऊँ। तुम लोगों का क्या प्लान है? मुझे एक बुचर शॉप मिल गई है, मैं अपना पुराना काम वापस शुरू कर सकता हूँ, लू यांग ने कहा। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया, लिू युआन ने थोड़ा शर्माते हुए बोला। वो पहले एक भटकता हुआ आदमी था, ज्यादा सीरियस काम नहीं करता था। कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे सोच लो। लू यी ने अपने आस्तीन से कुछ सिल्वर नोट्स निकाले और दोनों को दे दिए। खाने पीने और रहने में कंजूसी मत करना। जब मैं यहाँ अच्छी तरह सेट हो जाऊंगा, तुम दोनों को मार्शल आर्ट्स हॉल में मार्शल आर्ट सिखाने ले आना भी नामुमकिन नहीं होगा। लू यी के वादों से दोनों की आंखें चमक उठी। बस अजीब तरह की मौतों पर नजर रखना। इस अजीब सी रिक्वेस्ट से दोनों थोड़े कंफ्यूज हो गए। इसके बाद लू यी घर से निकल गया और बाहर लोगों से कब्रिस्तान का रास्ता पूछने लगा। शहर के दक्षिण में 2 कब्रिस्तान हैं, एक यहाँ से 5-6 मील दूर है। उस रात लू यी एक नए कब्रिस्तान पहुंच गया। सच में शहर का कब्रिस्तान सिनशैंग से काफ़ी अलग था। हर गोल मिट्टी का टीला एक प्रॉपर लाइन में बना हुआ था, साथ ही स्टैंडर्ड साइज और रंग के ग्रेवस्टोन्स लगे हुए थे, जिन पर मरने वाले का नाम, उम्र और दफन की तारीख लिखी हुई थी। ये तो काफ़ी आसान हो गया। लू यी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे सिर्फ सबसे पीछे वाली नई कब्रों को देखना था। ग्रेवस्टोन्स पर लिखी तारीख के हिसाब से पिछले 3 दिन में सिर्फ 2 कब्रें थीं। जब उन्हें खोदा गया तो कुछ भी नहीं मिला। क्लियरली बुढ़ापे से हुई नेचुरल डेथ थी। शहर काफ़ी टाइम से शांत था, ना कोई जंगली जानवर, ना कोई शिकारी, इसलिए गांव के मुकाबले यहाँ एक्सीडेंटल डेथ्स काफ़ी कम थीं। लू यी दूसरे कब्रिस्तान गया, पर वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, लू यी ने मन ही मन सोचा। एनर्जी ही उसकी असली ताकत थी, उसके बिना कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। उस रात लू यी मार्शल आर्ट्स हॉल वापस आया। उसके चारों रूममेट्स पहले ही बड़े से कॉमन बेड पर लेटे हुए थे। काफ़ी हिम्मत है तुम्हारी, बिना पंचिंग प्रैक्टिस किए ही बाहर निकल गए। अगर कुछ खास नहीं कर पाए तो निकाल दिए जाओगे, जिन फंग में अच्छी नीयत से याद दिलाया।
अरे सब तुम्हारी तरह डल थोड़ी होते हैं, हो सकता है मैं 2-3 मूव्स में ही सीख लूं। पास ही बैठा छोटी आंखों वाला लड़का मजाक में बोला। लू यी को अभी अभी उसका नाम पता चला था, न्यूपंग। एक दोस्त को मेरी मदद चाहिए थी, लू यी ने मुस्कुराया। फ्यूचर में मैं अक्सर बाहर जा सकता हूँ। ये देखकर लू यी को फर्क नहीं पड़ा जिनफंग ने भौहें सिकोड़ी पर और कुछ ना बोला। बिग जिन, हर किसी के अपने सपने होते हैं। अगर मेरे डैड ने जबरदस्ती ना भेजा होता तो मैं भी पंच प्रैक्टिस करने का झंझट ना लेता। नॉर्थ वॉल के पास वाले बेड पर लेटा लड़का भावुक होकर बोला। उसका नाम हे यू था, एक अमीर व्यापारी परिवार से। लू यी के आने से पहले सबसे ज्यादा आलसी वही था। अपने से भी ज्यादा आलसी बंदा देखकर उसे लू यी के लिए थोड़ी सी गुडविल महसूस हुई। वैसे लू यी, तुम अंदर कैसे आए? सिल्वर देकर या कनेक्शंस यूज करके? लुई एक पल के लिए चौंक गया और फिर बोला, मैं एक दोस्त की कनेक्शंस के थ्रू अंदर आया हूँ। वाह, तुम्हारे कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं, ही ने कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा। मेरे डैड ने मार्शल आर्ट्स हॉल के एक स्टुअर्ट को ढूंढा, ऊपर से 50 सिल्वर टेल्स दिए, तब जाकर मुझे एंट्री मिली और फिर भी साइड कोर्टयार्ड नहीं रहना पड़ा। ट्रेनिंग फीस भी साल के 50 सिल्वर टेल्स हैं, मतलब टोटल 100 टेल्स हो गए। हीयू की बात सुनकर लुई थोड़ा हैरान हो गया। उसने ना तो कोई ट्रेनिंग फीस दी थी और ना ही किसी ने उससे मांगी थी। लगता था मार्शल आर्ट्स हॉल ने सू फैमिली का चेहरा देखकर उसे अंदर लिया था। मेरी सेकंड आंट की कजिन के अंकल मार्शल आर्ट्स हॉल के एल्डर हैं, फिर भी मुझे 70 टेल्स देने पड़े, न्यूपेंग गुस्से से बोला। फिर मैंने तुमसे 20 ज्यादा क्यों दिए? अलग लोग अलग रेट, हाथ ग्रीस करने के दाम भी अलग होते हैं, साउथ वॉल के पास वाले बेड पर लेटा लड़का ठंडे लहजे में बोला। ये वही था जिसने पहले लुई को बेड लेने से मना किया था, जिए बाई। वो हमेशा अकेला रहता, कम बोलता, शांत और चुपचाप। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट फिर भी सस्ती मानी जाती है। मैंने सुना है हैवी स्वॉर्ड सेक्ट की फीस तो इससे दुगनी से भी ज्यादा है। हैवी स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन कर ली तो हम एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के दुश्मन बन जाएंगे। 5 के 5 रूममेट्स उस बड़े से कॉमन बेड पर चिपक कर पड़े हुए थे और ऐसे ही बातें कर रहे थे। मार्शल आर्ट्स हॉल की एंट्री रूल से लेकर साइड कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स, मेन कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स और हॉल के बड़े लोगों तक सब पर डिस्कशन हुई, जिससे लुई को काफ़ी जानकारी मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह लुई को छोड़कर बाकी सब की आंखें झुकी हुई थी, बिल्कुल बेजान से लग रहे थे। आज रात में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मुझे जल्दी सोना है, जे बाई ने पछताते हुए कहा। उसके पास न्यूपेंग, जिनफेंग और बाकी लोग बस लगातार सिर हिला रहे थे। अगले कुछ दिनों में दिन में लुई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता और रात को कब्रिस्तान जाकर कब्रें खोदता। इस दौरान उसकी रूममेट्स के साथ अच्छी दोस्ती हो गई, खासकर जिनफेंग और न्यूपेंग के साथ। जिनफेंग सीधा साधा और मैच्योर था, जो दिल में होता वही बोल देता था। न्यूपेंग थोड़ा चालाक था, पर दिल का बुरा नहीं। दूसरी तरफ लू यांग ने एक बुचर शॉप में हड्डियां काटने का काम पकड़ लिया, अपना पुराना प्रोफेशन वापस शुरू कर दिया। लियू युआन शहर की गलियों, रेड लाइट एरियाज और चाय खानों में घूमता रहता और इसी दौरान लुई को एक अजीब मौत की खबर लाने में मदद भी कर दी। लुई ने चुपके से लाइट बॉडी टेक्निक का यूज़ करके उस आदमी के घर में घुसकर थोड़ी सी एनर्जी हासिल कर ली। एनर्जी मिलना काफ़ी स्लो था, इसलिए लुई नए तरीके ढूंढने में भी लगा हुआ था। इस दिन मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर इंस्ट्रक्टर अभी भी चनमुजू ही था। ये चौरस चेहरे वाला इनर डिसाइपल पहले स्टांस और बॉक्सिंग टेक्निक्स दिखाता और फिर सबको खुद प्रैक्टिस करने को कहता। वो लगातार इधर उधर घूमकर देखते रहता और गलतियां सुधारता। कमर नीचे बैठाओ, पैर जमीन में पेड़ की जड़ों जैसे जमने चाहिए। चनमुजू ने हल्की सी थपकी न्यूपेंग के कंधे पर मारी, जिससे वो थोड़ा लड़खड़ा गया। तुम्हारी कमर और पैर की ताकत सब घुटनों पर आ रही है, इससे बेस अनस्टेबल हो जाता है। कमर सीधी रखो, कंधे रिलैक्स्ड रखो, ताकत रीढ़ की हड्डी से ऊपर फ्लो होनी चाहिए। चनमुजू ने फिर जिनफेंग की कमर की तरफ इशारा किया। ज्यादा सख्त मत बनो, थोड़ा ढीला रहो। जब वो फीमेल डिसाइपल्स वाले हिस्से में पहुंचे तो चनमुजू ने काफ़ी संभल कर काम किया, बस ज़बानी गाइडेंस ही दी। सीनियर ब्रदर, आप मुझे पावर लगाना सिखा दीजिए ना, मुझे हमेशा पंच मारते वक्त ताकत कम लगती है।
अहम चनमुजू ने हाथ हिला दिया। मर्द और औरत के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। इस पर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। लुई ने भी महसूस किया कि ये सीनियर ब्रदर सिर्फ दिखने में ही सीधा नहीं बल्कि काफ़ी इंसाफ पसंद और जिम्मेदार भी था। बातों और काम दोनों से सिखाता था। बस एक दिक्कत थी, वो बेसिक बॉक्सिंग सिखा रहा था जो इस वक्त लुई को ज़रूरत नहीं थी। सीनियर ब्रदर, ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए ना, वही पीले नाम वाला नरम आवाज़ का लड़का अचानक बोला जो पहले कंप्लेन कर रहा था कि उसे कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही। अच्छा, अपनी बॉक्सिंग दिखाओ, मैं देखता हूँ, चनमुजू ने कहा। वो पीला लड़का तुरंत सीरियस हो गया, सीधा खड़ा हुआ, पैर खुले हुए, बायां हाथ सीधे आगे, दाहिना हाथ पसली के नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हाँ, उसने दाया पंच आगे मारा, कमर को तेज घुमाया, फिर तुरंत दाहिना हाथ वापस खींच लिया और बायां पंच तेज थ्रस्ट किया जिससे हल्की सी स्विश की आवाज़ निकली। पैर आगे पीछे स्लाइड होते रहे, लगातार पंचेस, कमर और पेट मछली की पूंछ जैसे लहराते हुए और आखिरी पंच 45 डिग्री ऊपर आसमान की तरफ, जिससे एक भारी सी बैंग आवाज़ निकली। ये पीला लड़का तो काफ़ी स्ट्रांग है, पंच की आवाज़ भी निकाल लेता है, पास से किसी ने तारीफ की। पीला नाम वाला लड़का खुश होने के बजाय नाराज सा हो गया, सिर हिलाकर जोर से बोला, आवाज़ तो आ रही है पर फायर क्रैकर जैसी बिल्कुल नहीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा गलती कहाँ है, कृपया मुझे सिखाइए। सीनियर ब्रदर चन बोलते हुए वो तिरछी नज़र से सामने खड़ी एक लड़की का रिएक्शन भी देख रहा था। वो लंबी थी, चमकदार जेड जैसी स्किन और आंखों में हमेशा हल्की सी मुस्कान, बिल्कुल वही जिससे वो दिल लगा बैठा था, जिया होंग। तुम्हारे हाथ पैर में ताकत है और मूवमेंट्स भी स्टैंडर्ड हैं, चनमुजू ने धीरे से कहा, लेकिन फ्लो की कमी है। तुम्हारी हड्डियां और मसल्स एक दूसरे के साथ ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं हो रही। इधर आओ, तुम अपनी बॉक्सिंग दिखाओ। अचानक चनमुजू ने लुई की तरफ उंगली उठा दी। ये सुनते ही सब लोग एकदम शॉक हो गए। चैप्टर 74 कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 2। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नया लड़का जो बस कुछ दिन पहले ही आया है, सीनियर ब्रदर चेन की नज़र में कैसे आ गया। लुई ने थोड़ा सोचा और फिर समझ गया। भले ही वो अपनी स्किल्स छुपाना चाहता था, लेकिन रोज़ के 10 घंटे पंचिंग प्रैक्टिस करते हुए हमेशा क्लमजी बनना नामुमकिन था और एक्टिंग करना उसे आलस लगता था। चनमुजू जैसी ज़बरदस्त ताकत वाला आदमी उसकी अलगियत को काफ़ी पहले ही नोटिस कर चुका होगा। लुई आगे बढ़ा, स्टार्टिंग स्टांस ली और लगातार पंचेस मारने लगा, जिसे देखने वालों की आंखें घूम गई। लेकिन आखिरी मूव पर आकर उसने पंच रोक दिया, आगे कंटिन्यू नहीं किया। तुम रुक क्यों गए? चनमुजू ने हैरानी से पूछा। अभी मैं इसमें पूरी तरह माहिर नहीं हूँ और वो आखिरी आवाज़ निकालने में अभी दिक्कत होती है। मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, लुई ने समझाया। मेरी नज़र में भले ही तुम अभी वहाँ तक ना पहुँचे हो, पर तुम ज़्यादा दूर भी नहीं हो। चनमुजू को कोई शक नहीं था। फिर वो होंग नाम वाले लड़के की तरफ मुड़कर बोला, तुम दोनों के बीच का फ़र्क दिख रहा है? होंग नाम वाला लड़का मुंह लटकाकर खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। फ़र्क है फ्लो का। इसके हर मूव का अगला मूव से नेचुरल कनेक्शन है, जैसे सब कुछ एक ही सिलसिले का हिस्सा हो। तुम्हारे पंचेस ज़्यादा अग्रेसिव लगते हैं, लेकिन बीच बीच में गैप्स हैं, इसी वजह से तुम वो आवाज़ निकाल नहीं पाते। चनमुजू बाहर की तरफ चलते हुए बोला, तुम्हारा परिवार अच्छा है, फाउंडेशन भी है, इसलिए तुम शुरू में तेज़ हो, लेकिन अगर मेहनत कम की तो आखिरकार दूसरे तुमसे आगे निकल जाएंगे। चनमुजू के जाते ही पूरा मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड कुछ पल के लिए शांत हो गया। हुआंग लोंगगांग का चेहरा और भी उदास हो गया और उस वक्त कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हाँ, हुआंग लोंगगांग, मैंने पहले ही कहा था ना कि साइड कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स में भी एक्सपर्ट्स होते हैं, अब तो मान गया होगा। एक हल्की सी ताना मारने वाली आवाज़ आई। बोलने वाला भी मेन कोर्टयार्ड का ही डिसाइपल था। उसके बालों में पीली हेयरपिन थी जो आइवरी की बनी थी, वाइट जेड से भी महंगी। उसके जूते हाई ग्रेड राइनोसरस लेदर के थे और कपड़ों से ही लग रहा था कि उसका बैकग्राउंड भी हुआंग लोंगगांग से कम नहीं था। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसका चेहरा काफ़ी ऑर्डिनरी था। बड़ी आंखें, चौड़ी थोड़ी और वो सफ़ेद फोल्डिंग फ़ैन हिला हिलाकर स्टाइलिश दिखने की कोशिश कर रहा था, पर ज़्यादा फ़नी ही लग रहा था। जैसे मूव्स तूने ही परफॉर्म किए हों, हुआंग लोंगगांग ने फ़ैन वाले को नीचा दिखाते हुए कहा।
फिर वो खुद ही ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। एक पल में सब लोग इधर-उधर फैल गए और अपनी अपनी पंचिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लुई ने नोटिस किया कि उसका रूममेट न्यू पंग, जो पहले हमेशा उसके साथ प्रैक्टिस करता था, और पास के कुछ और लोग चुपके से उससे थोड़ा डिस्टेंस बना रहे थे। छोटे लोगों की सेल्फ प्रेजर्वेशन की आदत। लुई ने मन ही मन अपना मजाक उड़ाया। हुआंग लॉन्गान मेन सिटी के प्रभावशाली हुआंग फैमिली से था, पर यह बात उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वो ग्रजेस रखता लग रहा था। पंचिंग कंपटीशन में लुई से हारना उसके दिल में नफरत पैदा कर सकता था, और इसका असर लुई के आसपास के लोगों पर भी पड़ सकता था। लुई को हुआंग फैमिली के इस यंग मास्टर से कोई डर नहीं था। उसने ये बात दिमाग से निकाल दी और अपनी पंचिंग प्रैक्टिस जारी रखी। प्रैक्टिस करते वक्त चारों तरफ से चोरी छुपके नज़र उस पर पड़ रही थी। चेन मूजू की तारीफ के बाद सब ने लुई की कैपेबिलिटी मान ली थी, पर चाहे जितना देखें उन्हें लुई की टेक्निक में कोई खास बात समझ नहीं आ रही थी। ब्रदरी, गेट पर कोई आपको ढूंढ रहा है। एक गार्ड भागते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड पर आया और लुई को बताया। थैंक्स। लुई ने गार्ड को कुछ कॉपर कॉइन्स दिए और बिना हिचकिचाए ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल गया। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के मेन गेट के बाहर लियू युआन थोड़ी दूर घास पर आराम से लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। लगता है आज का मूड काफी अच्छा है, लुई ने हंसते हुए कहा। कोई न्यूज़ है क्या? आज बस एक चीज़ देख ली। लियू युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। मैं लोटस टावर गया था थोड़ा मज़े करने, और वहाँ 70-80 साल का एक बुढ़ा आया। उसने सबसे खूबसूरत लड़की मांगी। थोड़ी देर बाद एक चीख सुनाई दी और वो बुढ़ा एपोप्लेक्सी से मर गया, उस लड़की के ऊपर ही। लुई को बुढ़े की मौत का रीज़न जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा पूछा, वो बुढ़ा अब कहाँ है? अभी भी लोटस टावर में ही है। उसकी फैमिली लाश लेने से मना कर रही है, हंगामा कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफिस को भी बुला लिया है। लुई लियू युआन के साथ लोटस टावर पहुंचा, साइड डोर से अंदर गया। जो जगह आमतौर पर शोर शराबे और म्यूजिक से भरी होती थी, आज बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ लाल लैंटर्न्स, ग्लेज्ड लैम्प्स, नक्काशी वाले स्क्रीन्स और एम्ब्रॉयडर्ड पर्दे ही बचे थे, बिल्कुल बेजान चीज़ों जैसे। लाइट बॉडी टेक्निक का यूज़ करके लुई मौका देखकर चुपके से उस कमरे में घुसा जहां लाश थी, और बिना किसी को नोटिस हुए बाहर निकल आया। सिर्फ 1 पॉइंट एनर्जी मिली। इसके साथ ही उसकी टोटल एनर्जी 20 पॉइंट्स हो गई, जो लाइट बॉडी टेक्निक को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी थी। लुई अपने रेंटेड रूम में वापस आया, बेड पर क्रॉस लेगेड बैठा और अपनी इकलौती बॉडी टेक्निक को एडवांस करना शुरू किया। लाइट बॉडी टेक्निक। 20 एनर्जी पॉइंट्स खर्च हुए। लाइट बॉडी टेक्निक प्रोफिशिएंट 0 ऑफ 20। लाइट बॉडी टेक्निक मास्टरी 0 ऑफ 60। उसके दिमाग में अजीब यादें उभरी। एक प्रिमिटिव जंगल, फ्लेम वुल्फ ट्राइब, एक सांवला लड़का जो 5 हिस्सों में लुई जैसा दिखता था, नंगे पैर 36 लकड़ी से बनी प्लम ब्लॉसम प्लैंक पर हल्का सा जंप करता। उसकी पीठ पर एक बैम्बू बास्केट लटका था जिसमें जंगल की सब्जियां और जड़ी बूटियां थीं। उसके घुटनों पर पत्थरों से भरे 2 बैग बंधी थे। वो लॉग्स पर तेज रफ्तार से इधर उधर मूव करता। भारी बैम्बू बास्केट और हिलते हुए स्टोन बैग्स उसका बैलेंस बिगाड़ देते। हर पल गिर जाने का खतरा बना रहता। फिर भी लड़के ने दांत भींचकर मेहनत जारी रखी। हर बार गिरने के बाद उठता, अपनी गलती पर सोचता और बिना एक दिन छोड़े 5 साल तक यही ट्रेनिंग करता रहा। बाद में जैसे जैसे बैम्बू बास्केट बड़ा होता गया और पैरों पर बंधे पत्थर आयरन सैंड से रिप्लेस हो गए, फिर भी वो प्लम ब्लॉसम लॉग्स पर ज़मीन छुए बिना तेज़ी से चल सकता था। उस स्टेज पर पहुंचने के बाद कोई भी बाहरी फोर्स या चीज़ उसके फुटवर्क की स्टेबिलिटी और स्पीड को अफेक्ट नहीं कर सकती थी। लुई ने आंखें खोलीं। वॉइड से एक पहचानी हुई गर्म एनर्जी उसके शरीर में धीरे धीरे समा गई, उसकी बॉडी को मजबूत करती हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसके पैर, कमर, पीठ, पेट, गर्दन और बाकी हिस्सों की मसल मेमोरी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। लुई घर के बाहर कोर्टयार्ड की दीवार के पास आया, जो एक झांग से भी ज्यादा ऊंची थी। उसने वहीं खड़े खड़े जंप लगाई और आसानी से दीवार पार कर ली। पहले अगर वो छलांग लगा भी लेता तो इतनी आसानी से नहीं होता, शायद उसे वॉल का सहारा लेना पड़ता। अब उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल भूत जैसे थे।
आम लोग तो शायद उसे ठीक से देख भी ना पाते। आज के टाइम पर सनसेट माउंटेन के हेड सू शी के सामने भी वो सिर्फ अपने फुटवर्क से उसके साथ खेल सकता था। आम सेकंड ब्लड वॉरियर्स अब उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थे। लुई ने अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। नेम लुई, एज 19/55, रेल्म नन, कल्टिवेशन टेक्निक हु फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक नॉट स्टार्टेड 0/10, स्किल्स लूज एक्स स्किल proficient 0/100, extreme fist skilled 0/30, stone throwing proficient 0/30, light body technique proficient 0/60, basic spear technique beginner 0/6, secret skill dragon piercing technique fragment 1, talent petrification beginner 0/20 plus 1 stone spirit, energy 0। फुटवर्क अपग्रेड होने के बाद उसकी एनर्जी 0 हो गई थी। अभी उसकी एनर्जी गैदर होने की स्पीड उसकी स्ट्रेंथ के ग्रोथ को फॉलो नहीं कर पा रही थी। एनर्जी कैसे इकट्ठी की जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। लुई ये सोचता हुआ मार्शल आर्ट्स हॉल के साइड कोर्टयार्ड की तरफ लौट रहा था। ओए, इतनी देर से क्यों आ रहे हो? एक लड़का लाल सिल्क टोपी पहने, क्लियरली मेन कोर्टयार्ड का डिसाइपल, लुई के दरवाजे पर लीन करके खड़ा था और उसे देखते ही इम्पेशेंट हो गया। क्या बात है? लुई ने पूछा। यंग मास्टर हुआंग तुम्हें मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुला रहे हैं, फिस्ट टेस्ट करने के लिए। फिस्ट टेस्ट? लुई ने सर हिलाया। टाइम नहीं है? ओह, लाल टोपी वाला थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो यंग मास्टर हुआंग कौन है? ताई सिटी के आधे टैवर्न्स उसके परिवार के हैं। ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है किसी पावरफुल आदमी से कनेक्शन बनाने का। अगर यंग मास्टर हुआंग का सपोर्ट मिल गया तो चाहे तुम निकाल भी दिए जाओ, रोजी रोटी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लुई उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था। वो सीधा रूम के अंदर चला गया, उसे अपनी पीठ दिखाकर। पंच के लिए बुलाने आए हो और एटीट्यूड ऐसा जैसे कोई एम्परर हो। सच में खुद को इतना बड़ा समझते हो? लुई रुको। लाल टोपी वाले का चेहरा बिगड़ गया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि लुई इतनी बेइज्जती करेगा। अंदर बाकी 4 रूममेट्स ने सब कुछ सुन लिया था। सबके चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। इससे यंग मास्टर हुआंग ऑफेंड हो जाएंगे, जिनफुंग ने चिंता के साथ कहा। हुआंग फैमिली मेन सिटी में बहुत पावरफुल है। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट भी उन्हें पूरा अपोज नहीं करता। बिजनेस फैमिली से आने वाले हेयू धीरे से बोले, हमारी थोड़ी बहुत दौलत उनके सामने कुछ भी नहीं। लुई उनकी बात समझता था, इसलिए शांत होते हुए बोला, मुझे पता है। दूसरी तरफ लाल टोपी वाले ने हुआंग लॉन्गकॉन्ग को लुई का रिफ्यूजल बता दिया। ये बंदा इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? एक साथी गुस्से से बोला। हुआंग लॉन्गकॉन्ग ने सिर्फ हल्की सी हंसी हंसी। शायद डर गया है कि मैं उसका असली लेवल एक्सपोज कर दूंगा। अगर मुझसे फिस्ट मैच करेगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सुनकर सबको अचानक समझ आ गया। अगली सुबह मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर चेन मुजू स्ट्रेंथ बढ़ाने के कुछ टेक्निक समझा रहा था, जो पिछली जिंदगी के जिम वर्कआउट्स जैसे थे। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यूज करके बॉडी ट्रेन करना। एरिना के बीच में कई प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स टूल्स थे, स्टोन लॉक्स, आयरन रिंग्स, स्टोन डिस्क्स, स्टोन हैमर्स वगैरह। इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद ज्यादातर इक्विपमेंट मेन कोर्टयार्ड डिसाइपल्स ने घेर लिया, जैसे उन्हीं की जगह हो। साइड कोर्टयार्ड वाले बेचारे बाहर किनारे सैंडबैग्स, लकड़ी और पत्थरों के साथ प्रैक्टिस करने पर मजबूर हो गए। लुई ने इधर उधर देखा और नोटिस किया कि कुछ हैवी इक्विपमेंट अनयूज्ड पड़े थे। वो सीधा मेन कोर्टयार्ड के एरिया में घुस गया और कैजुअली एक स्टोन लॉक उठा लिया। हाथ में घुमाते हुए उसने वेट फील किया, लगभग 50-60 किलो का। पर अब की लुई के लिए ये बिल्कुल बच्चों का खेल था। अभी वो ठीक से फील ही कर रहा था कि पीछे से एक हुक्मी आवाज आई, रख दो। हुआंग लॉन्गकॉन्ग 5 कदम पीछे खड़ा था, पूरा घमंड भरा हुआ। वो मेरा है, बाहर जाकर सैंडबैग से खेलो। ट्रेनिंग ग्राउंड के लोगों ने ये सुना और इधर देखने लगे। कुछ मजे ले रहे थे, कुछ बिल्कुल इंडिफरेंट थे। कोई भी एक अनजान लड़के के लिए खड़े होने वाला नहीं था। ठीक है, लुई ने सीधा मान लिया। ये देखकर कई लोगों के चेहरों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। हुआंग लॉन्गकॉन्ग भी खुद पर गर्व से मुस्कुराया। लेकिन अगले ही पल लुई ने स्टोन लॉक को कैजुअली उसकी तरफ फेंका। पकड़ो। जैसे ही हुआंग लॉन्गकॉन्ग ने स्टोन लॉक पकड़ा, उसका चेहरा बदल गया। स्टेप स्टेप स्टेप। वो 2-3 कदम पीछे लड़खड़ाए, फिर संभल नहीं पाए और जोर से धम करके जमीन पर गिर पड़े। चैप्टर 76, चैप्टर 75, बीस्ट हंटर गार्ड।
पुची। आखिरकार कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। हुआंग लोंगांग का चेहरा तुरंत सुअर के कलेजे जैसे लाल हो गया। मैं तुझे मार दूंगा। उसने अपनी छाती से एक फाइनली क्राफ्टेड सुनहरी खंजर निकाला और लो ई पर झपटने ही वाला था। यंग मास्टर हुआंग, मार्शल ग्राउंड्स में प्राइवेट फाइट्स मना है। जा होंग की आवाज़ गूंजी, बसंत की हवा जैसे नर्म मगर याद दिलाने वाली। हुआंग लोंगांग, क्या तुम एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के नियम भूल गए? जान वीडा ने सीने के सामने सफ़ेद फोल्डिंग फैन घुमाते हुए इन यांग स्टाइल में कहा। डिसाइपल्स एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। या तुम सेक्ट से निकाले जाना चाहते हो, या सिर्फ इसलिए स्पेशल समझते हो क्योंकि तुम हुआंग फैमिली से हो? दूसरी तरफ लो ई पलटा और बिना रुके चल दिया, हुआंग लोंगांग को अपनी पीठ दिखाते हुए, जैसे किसी स्नीक अटैक का जरा भी डर ना हो। हुआंग लोंगांग का चेहरा बार बार बदलता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना गुस्सा पी लिया। इंटरेस्टिंग, जान वीडा ने लो ई की पीठ को देखते हुए दिलचस्पी से कहा। ये पटाखे कब बंद होंगे? दिमाग खराब हो रहा है। और की ब्लड का इंक्रीज, हम में मेन कोर्टयार्ड जैसे अमीर बैकग्राउंड वाले थोड़ी हैं, ना सप्लीमेंट्स है, ना स्पिरिट बीस्ट का मीट। अरे भाई, मुझे तो जल्दी निकाल दिया जाए तो ही अच्छा है। घर जाकर फैमिली बिजनेस संभाल लूंगा। न्यू पेंग, हे यू, जय बाई और जिन फेंग मजाक मस्ती करते हुए मार्शल आर्ट्स ग्राउंड से साइड कोर्टयार्ड वापस आ रहे थे। जैसे ही वे अपने रहने के घर में घुसे, उन्होंने देखा लो ई अकेला बिस्तर पर पलटी मारे बैठा है। सबने एक दूसरे को देखा और बातें तुरंत रुक गईं। माहौल भारी हो गया। जो न्यू पेंग पहले अक्सर लो ई को चैलेंज करता था, अब उसकी नज़र से बच रहा था। सीधा साधा जिन फेंग भी पहले जितना बातूनी नहीं रहा। लो ई ने थोड़ी देर सोचा और अपनी स्थिति समझ गया। हुआंग लोंगांग को बुरी तरह नाराज कर दिया था और बदला आना तय था। उसके रूममेट्स ज्यादातर आम बैकग्राउंड से थे। ऐसे में क्रॉसफायर में फंसने का डर और थोड़ा दूर रहना ये बिल्कुल नेचुरल था। यहाँ से शिफ्ट होने का टाइम आ गया है, लो ई ने मन ही मन सोचा। जबरदस्ती यहाँ रहना न उसके लिए ठीक था, न दूसरों के लिए। लो ई ने अपने नीचे वाले पलंग से कपड़े समेटे और बिना झिझक उस घर को छोड़ दिया जिसमें वो ज्यादा दिन रहा भी नहीं था। उसके जाने के बाद जिन फेंग ने लंबी सांस ली। इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? हमारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं थी। न्यू पेंग ने छोटी आंखों से लाचार भरे स्वर में कहा। कुछ लोग अपनी औकात ही नहीं पहचान पाते। तीसरे ने कहा, आवाज साफ तौर पर हे यू की थी। न पावर न बैकग्राउंड, फिर भी शो ऑफ करना है। सूरज उग चुका था, आसमान चमक रहा था। टाई सिटी के साउथ सिटी सबर्ब में एक छोटा सा कोर्टयार्ड। गुड मॉर्निंग ब्रदर ई। लू यांग दांत साफ करते हुए विलो ट्विग और नमक से मुंह भरा भरा सा बोल पड़ा। मॉर्निंग। लो ई ने कैजुअली पूछा, ल्यू युआन कहाँ है? कल रात नहीं लौटा क्या? उस बंदे का क्या पता, लू यांग ने बुरा भला बोलते हुए कहा। किस लड़की के पेट के ऊपर टाइम पास कर रहा होगा। लू, पीठ पीछे बुराई करना ठीक नहीं होता है ना? इसी वक्त हरा लॉन्ग रोब पहने हैंडसम सा आदमी कोर्टयार्ड में घुसा। चेहरे पर एलिगेंस भी थी और थोड़ी सी शरारत भी। वही ल्यू युआन था जो पूरी रात बाहर था। ब्रदर ई, उसने कहा, मैं इन दिनों रिवर गैंग के लोगों से डील कर रहा हूँ, काम छोड़कर नहीं बैठा। उसने आवाज़ नीची की। अगर तुम्हें कोई खबर चाहिए तो ये लोकल गुंडे बदमाश सबसे तेज नेटवर्क रखते हैं। लो ई ने सिर हिलाया। खबर मिलते ही एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट में मुझे बता देना। जमाना बदल चुका था। सिर्फ कब्रिस्तान से मिलने वाली एनर्जी पर भरोसा करके अब उसकी ग्रोथ का पेस मेंटेन नहीं हो सकता था। लू यांग के मुकाबले ल्यू युआन ज्यादा जुगाड़ू और रिसोर्सफुल था। जानकारी इकट्ठा करने का असली एक्सपर्ट। मुंह धोने के बाद लो ई कोर्टयार्ड से बाहर निकला और साउथ सिटी की सबसे व्यस्त कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ बढ़ गया। सुबह सुबह ही वहां जबरदस्त भीड़ थी। दुकानदारों और ग्राहकों की बार्गेनिंग की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। बाउजी लो, गरम गरम बाउजी, प्याज तेल पराठा, 100 साल पुरानी कला, आओ चख के देखो। टाई सिटी की मॉर्निंग टी दुनिया में अनमैच्ड है।
खुद बादशाह ने भी तारीफ की है। लुई एक बन की दुकान पर गया और एक वेजिटेबल बन और 2 मीट बन्स खरीद लिए। बन्स हाथ की हथेली जैसी साइज के थे, बढ़िया सफ़ेद मैदे से बने हुए, सॉफ्ट, स्मूथ और काफ़ी स्वादिष्ट। लेकिन दाम भी भारी था, पूरे 30 सिक्के, जो पहले लकड़ी काटने के काम के 3 दिन की मजदूरी के बराबर थे। मेन सिटी के दाम आउटर सिटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थे। वैसे भी सिर्फ इतने बन्स लुई का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं थे। उसका असली भरोसा उन पक्षी और जानवरों के मांस पर था जो वो गुलेल से शिकार करता था, और साथ ही किराए के कमरे में रखा हुआ नमकीन मांस। ये बन्स बस क्रेविंग शांत करने के लिए थे। सुबह का नाश्ता करते वक्त पास ही अचानक शोर मच गया। बीस्ट हंटर गार्ड एक्शन में है, सब लोग तुरंत पीछे हट जाओ। स्पिरिट मॉन्स्टर, इतना बड़ा स्पिरिट मॉन्स्टर! अरे वाह, इतना सारा मांस मेरी पूरी फैमिली सालों तक खा ले। क्रीक क्रीक क्रीक। लुई भी भीड़ के साथ आगे बढ़ा और देखा, अलग अलग कपड़ों में लोग, सबके हाथों में तलवारें और चाकू, गुस्से भरी शान के साथ एक बहुत बड़े कार्ट को शहर के बीचों बीच एस्कॉर्ट कर रहे थे। 4 लंबे काले घोड़े कार्ट खींच रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा स्पिरिट मॉन्स्टर का शव पड़ा था। वो स्पिरिट मॉन्स्टर एक बिल्डिंग जितना ऊंचा था। उसका भूरा पीला बल सोरगम की फसल जैसा लटक रहा था। उसका सिर घोड़े के सिर से कई गुना बड़ा था, पूरा का पूरा घने काले स्केल से ढका हुआ। खुला हुआ मुंह, तेज और डरावने दांत, जिनसे कभी कभी पीली पीप और खून टपक रहा था। हॉर्स स्पिरिट है, बिल्कुल जंगली घोड़ा जो स्पिरिट बन गया। छे, सिर चक्की के पार्ट से भी बड़ा और दांत मक्के के भुट्टे जैसे मोटे। ऐसे स्पिरिट मॉन्स्टर्स को आम शिकारी संभाल ही नहीं सकते। सिर्फ बीस्ट हंटर गार्ड जैसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट ही इन्हें मार सकते हैं। स्पिरिट बीस्ट को छूने से शुभ होता है, मच्छर नहीं काटते, बच्चा रात को बिस्तर गीला नहीं करता। 79 की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? ये वनियर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत भी बहुत सस्ती। हिमालय लिप बाम। मैंने कभी स्पिरिट बीस्ट को छुआ नहीं, पता नहीं इसकी चमड़ी मेरे घर के पलंग के तख्ते से भी ज्यादा सख्त होगी या नहीं। स्पिरिट बीस्ट को छूने के फायदों पर सरगोशी करते हुए भीड़ और भी पास आ गई और बिना डरे हॉर्स स्पिरिट को छूने लगी। बीस्ट हंटर गार्ड जोर जोर से डांट रहे थे, चेहरे भी सख्त थे, लेकिन बहती भीड़ को रोक पाना मुश्किल था। दिल में एक अजीब सी अर्ज महसूस करते हुए लुई भी भीड़ में घुस गया और उसने भी हाथ लगा दिया। अगले ही पल वही पहचानी हुई ट्रांसलूसेंट लिखावट सामने आई। एनर्जी +3, अब्जॉर्ब, यस। एट्रीब्यूट पैनल पर +3 एनर्जी देखकर लुई की आंखों में चमक आ गई। लगता है एनर्जी की कमी का सल्यूशन मिल गया। भैया, ये बीस्ट हंटर गार्ड का काम क्या होता है? एक मध्यम उम्र के आदमी ग्रे कपड़ों में सिर पर कपड़े की पत्नी बांधे कंधे पर थपकी महसूस करके पलटा। उसने लुई का फ्रेंडली स्माइल देखा। बेटा, तुम यहीं के नहीं लगते हो, है ना? मैं आउटर सिटी से हूँ, कुछ दिन पहले ही इनर सिटी आया हूँ। तभी बीस्ट हंटर गार्ड बहुत ताकतवर होते हैं, कनेक्शंस भी स्ट्रांग होते हैं। मेरी सलाह है उनसे उलझना मत। उस आदमी से बात करके लुई ने बीस्ट हंटर गार्ड के बारे में काफ़ी बेसिक जानकारी हासिल कर ली। वांगजियांग काउंटी, जिसमें टाई सिटी आता था, वी-ग्वड के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था और सेंट्रल प्लेन से लगातार पहाड़ी इलाकों के कारण अलग था। यहाँ कैरावान ट्रेड ही जीवन रेखा थी। इस दुनिया में जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा और इंसान कम है, वहाँ जानवरों का उत्पात आम बात थी और स्पिरिट मॉन्स्टर्स का दिखना बिल्कुल नॉर्मल था। वांगजियांग काउंटी को सेंट्रल प्लेन से अलग करने वाली पहाड़ियाँ खास थीं। यहाँ स्पिरिट मॉन्स्टर्स की संख्या बाकी सब जगह को मिलाकर भी ज़्यादा थी, इसीलिए इसे 100 बीस्ट्स माउंटेन कहा जाता था। स्पिरिट मॉन्स्टर्स को समय समय पर साफ करना ज़रूरी था, वरना ट्रेड रूट्स बंद हो जाते और पूरा वांगजियांग काउंटी जम जाता।
इसी वजह से टाई सिटी, जैंग सिटी और यांग सिटी जैसे शहरों में सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंडर बीस्ट हंटिंग ब्यूरो होता था। इनका काम था 100 बीस्ट्स माउंटेन में स्पिरिट मॉन्स्टर्स का शिकार और सफाई। एक ऑफिशियल बीस्ट हंटर गार्ड बनने के लिए कम से कम ब्रेकिंग थ्रू मार्शल आर्टिस्ट की ताकत चाहिए थी। साथ ही कॉम्बैट असेसमेंट भी पास करना पड़ता था। थ्रेशहोल्ड काफी हाई था। लेकिन बदले में बीस्ट हंटर गार्ड्स को इज्जतदार स्टेटस और अच्छे बेनिफिट्स मिलते थे। फायदों की एग्जैक्ट डिटेल्स तो लोकल आदमी भी क्लियर नहीं बता पाया, लेकिन लुई के लिए ये जानकारी काफी थी। उसने अपना रास्ता तय कर लिया। फ्यूचर में वो बीस्ट हंटर गार्ड बनेगा। ये सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस टैलेंट के लिए था। जब स्टोन एप उसे पेट्रिफिकेशन टैलेंट दे सकता है, तो बाकी स्पिरिट मॉन्स्टर्स क्या-क्या दे सकते होंगे? चैप्टर 77 चैप्टर 76 अनवेलिंग पार्ट 1 एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आते ही आज का इंस्ट्रक्टर बदल चुका था। इस बार क्लास लेने वाला था झू यांग। चैन मुजू की तरह वो भी एक इनर डिसाइपल था। उम्र लगभग 22-23 साल, बज़ कट बाल, लंबा और मजबूत शरीर और आंखें बाज जैसी तेज और खतरनाक। जहां चैन मुजू हैंडसम और फ्रेंडली था, वहीं झू यांग गुस्सैला और वायलेंट नेचर का था। सब लोग उससे काफी डरते थे। तुम्हारा पंच औरत जैसा है, खाना नहीं खाया क्या? हॉर्स स्टैंस पकड़ना भी नहीं आता, या चैन मुझे तुम्हें सिखाते वक्त सो जाता है? साला तुम जैसे नालायकों को अंदर कैसे घुसा लिया? थोड़ी देर सिखाने के बाद झू यांग का सब्र टूट गया। ठीक है, प्रैक्टिस बंद करो, सब आओ स्पारिंग करो। जो हारेगा वो कल सुबह तक पोस्ट पे खड़ा रहेगा और खाना भी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। लो ई भी बिल्कुल स्पीचलेस था। झू यांग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस को जैसे कोई खेल समझ रहा था। इन अनऑफिशियल डिसाइपल्स की जिंदगी की उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम बाहर आओ। झू यांग में रैंडमली 2 लोग चुने। बीच का एरिया खाली कर दिया गया। दोनों साइड कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स थे। सिर्फ 2 महीने से मार्शल आर्ट सीख रहे थे। शुरू में दोनों संभल कर अटैक करते रहे, फिर जैसे ही एक पंच लगा, दोनों पूरी तरह टूट पड़े। बिना टेक्निक के मारपीट शुरू हो गई। आखिर में बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे का गला पकड़ के धक्का मुक्की कर रहे थे। बिल्कुल टर्टल फिस्ट जैसी फाइट खत्म हुई तो हारने वाला जमीन पर गिरकर उठ नहीं पा रहा था और जीतने वाला भी पूरा लहूलुहान था। झू यांग जोर जोर से हंस पड़ा और उंगली से दूसरे की तरफ इशारा किया। तुम बाहर आओ। इस बार जिसे चुना गया वो था जिन फेंग, लोई का पहले का रूममेट, सादा सा दिखता हुआ। उसका सामना था सबसे सुंदर फीमेल डिसाइपल जिया होंग। जिया होंग ने नीली रोब पहनी हुई थी, लंबे बाल मर्दों जैसे ऊपर बांधे हुए, चेहरा बिल्कुल फ्लॉलेस और उसमें एक अलग सी वीरता झलक रही थी। ब्रदर जिन प्लीज, उसने एक खूबसूरत ओपनिंग स्टैंस ली जिसे काफी मर्दों की आंखें चमक उठी। प्लीज, जिन फेंग ने थोड़ा भद्दा सा जवाब दिया। अगले ही पल जिया होंग चीते की तरह आगे बढ़ी, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर जिन फेंग के सीने पर वार किया। जिन फेंग ने इंस्टिंक्टिवली दोनों बाहों से ब्लॉक किया, लेकिन वो सिर्फ एक फेंट था। उसकी राइट फिस्ट तुरंत वापस आई। कमर और पेट को घुमाते हुए उसने बिजली की तेजी से लेफ्ट एल्बो से वार किया। थर्ड, जिन फेंग ने अपना पेट पकड़ा, आधा घुटने पर गिर गया, चेहरा दर्द से टेढ़ा, उल्टी जैसी आवाज निकलने लगी। बहुत अच्छी टेक्निक है, झू यांग ने तारीफ की। तुम्हारा पंच फ्लो में है, मूवमेंट्स परफेक्टली कनेक्टेड है, फायर क्रैकर जैसी आवाज तोड़ने से ज्यादा दूर नहीं हो। तारीफ के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर झू, जिया होंग ने बिना घमंड के जवाब दिया। फिर वो जिन फेंग की तरफ घूमी, आंखों में चिंता के साथ बोली, ब्रदर जिन ठीक हो? क्या मैं तुम्हें साइड में बैठने में मदद करूं? मिस जिया को परेशान कैसे कर सकता हूं? बस ये सुनना था, तुरंत कई मेल डिसाइपल्स आगे कूद पड़े जिन फेंग को संभालने के लिए। आप सबका धन्यवाद। जिया होंग की आवाज बिल्कुल बसंत की हवा जैसी मधुर थी। ये सुनकर जिन फेंग के दिल का दुख भी थोड़ा कम हो गया।
जिया होंग के बाद झू यांग ने हुआंग लोंगडैंग और एक और मेन कोर्टयार्ड डिसाइपल को चुना। जल्दी करो, मुझे इसके बाद निकलना है, तुम लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सेक्ट के रूल्स के हिसाब से इनर डिसाइपल्स को रोज सिर्फ 1 घंटा सिखाना जरूरी होता था। वैसे चेन मुजू अक्सर ज्यादा टाइम देता था। अनएक्सपेक्टेडली हुआंग लोंगडैंग तुरंत फील्ड में नहीं आया। उसने कहीं दूर देखा, चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, मैं इस लियू ई के साथ लड़ूंगा। सीनियर ब्रदर चेन ने कहा है कि ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहते हुए वो वहीं खड़े खड़े चेन फिस्ट परफॉर्म करने लगा। प्रेस, पुश, शेक, स्विंग। आखिरकार एक हुक पंच फ्लेक्सिबली आसमान की तरफ घूमकर गया। वुश! एक क्लियर स्वूशिंग साउंड हुई। फायर क्रैकर की क्रिस्प आवाज से ज्यादा दूर नहीं, और गैदर्ड डिसाइपल्स के चेहरे पे हैरानी और एक्साइटमेंट दिख गई। ओह, क्या चेन मुजू ने सच में ये कहा? फिर मुझे भी देखना चाहिए। जो यांग भी अब इंटरेस्ट शो करने लगा। ये मेरा मौका है शाइन करने का, लोई ने सोचा। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट में 2 हफ्तों से मार्शल आर्ट सीख रहा था। अब थोड़ा स्किल दिखाने का टाइम था। उसे स्पीड अप करना होगा। जितनी जल्दी ब्रीदिंग टेक्निक सीख लेगा और ब्रेक थ्रू करेगा, उतनी जल्दी वो बीस्ट हंटर गार्ड बनने का प्लान पूरा कर सकता था, एनर्जी और टैलेंट एक्वायर करने के लिए। चलो, दिखाओ अपनी स्किल्स लोई। हुआंग लोंगडैंग ने फियर्सली देखा, आंखों में मैलिस और अनकंट्रोल्ड गुस्सा। लोई ने पहले स्पार रिफ्यूज किया था, जिसने हुआंग फैमिली के यंग मास्टर को एम्बैरेस कर दिया था, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज वो डबल पेबैक लेने का प्लान बना रहा था। लोई यहाँ नया था। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट में कोई फ्रेंड नहीं, इसलिए ज्यादा लोग शांत होकर देख रहे थे। बस उसके फॉर्मर रूममेट्स जैसे जिन फेंग और हे यू थोड़ी वरी शो कर रहे थे, लेकिन रैशली इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं। यार, क्यों शो ऑफ करते और लोगों को ऑफेंड करते हो? न्यूपंग ग्रम्बल किया। जो पहले ऑफेंड हुए, उनके पैर या हाथ टूट गए, रिवेंज का चांस नहीं मिला और जल्द ही हॉल छोड़ना पड़ा। हुआंग लोंगडैंग के पास्ट बिहेवियर को देखकर सब समझ गए, लोई भी शायद उन जैसे ही एंड करेगा। फिर भी लोई काम रहा, धीरे धीरे हुआंग लोंगडैंग के ऑपोजिट साइड में चल रहा था। सोच रहा था कितने मूव्स में उसे टेक डाउन करना है, लेकिन उसका कंपोज डिमीनर ने हुआंग लोंगडैंग को और गुस्सा दिलाया। ये साला किस चीज का प्रिटेंड कर रहा है? जैसे ही हुआंग लोंगडैंग एक्सप्लोड करने वाला था, एक लेजी वॉइस ने इंटरवीन की। आई से सीनियर ब्रदर जो, ये थोड़ा अनफेयर नहीं है क्या? क्राउड ने ऊपर देखा, एक बड़ी आंखों वाला लड़का बोल रहा था। ब्रॉड चिन, ऑर्डिनरी लुक्स, फोल्डिंग फैन फ्लैम्बॉयंटली पकड़े, स्वाव दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा स्लीजी लग रहा था। ये था जैन विडे, एक और वेल ऑफ मेन कोर्टयार्ड डिसाइपल। क्यों? जोयांग ने अचानक आंखें बड़ी की, कोल्ड लाइट फ्लैशिंग। हुआंग लोंगडैंग महीनों से सीख रहा है और लोई अभी थोड़े दिन आए हैं, जैन विडे ने एक्सप्लेन किया। लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में क्या एनिमी इतना रीजन करेगा? मार्शल आर्ट्स के सालों के बारे में पूछेंगे क्या? जोयांग ने जैन विडे को इंटरप्ट करते हुए चिल्लाया, स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट फाइटिंग। और जैसे ही उसने ये बोला, हुआंग लोंगडैंग ने लोई पर लंज किया। मिडवे उसने चेन फिस्ट टेक्निक के प्रेस, पुश, शेक और स्विंग चार्जिंग प्रिपरेशंस फ्लॉलेसली कंप्लीट कर लिए। लोई से सिर्फ 2 स्टेप्स की दूरी पर। फाइनल हुक पंच लोई के सीमिंगली अनगार्डेड चेस्ट की तरफ। हुश! स्वूशिंग साउंड डेमो से ज्यादा तेज और पावर एविडेंट। हुआंग लोंगडैंग का पंच लोई के चेस्ट के बहुत करीब, ऑलमोस्ट हिट होने वाला था। अगर हिट हो जाता तो कम से कम कुछ रिब्स टूट जाती, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग यूजलेस हो जाती ओवर हाफ अ ईयर, बेसिकली मार्शल आर्ट्स लाइफ एंड हो जाता। क्राउड में जिन फेंग और हे यू ने रिलक्टेंस शो किया। जैन विडे ग्लूमी था, जोयांग अम्यूज्ड था, बाकी लोग इनडिफरेंट। स्नैप! जब सबने सोचा काम खत्म, हुआंग लोंगडैंग का पावरफुल पंच इजीली रैप हो गया, एक और हाथ से। ट्रूली रैप्ड। हुआंग लोंगडैंग का फिस्ट लोई ने एफर्टलेसली होल्ड कर लिया, जैसे छोटा शार्क वेल के माउथ से कोलाइड हो गया हो, मूव नहीं कर पा रहा। टू स्लो, टू लाइट, लोई ने कामली कमेंट किया और किसी रीजन से सबने क्लियरली सुना।
नेक्स्ट सबने देखा हुआंग लॉन्गडैंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उसके फेशियल मसल्स टाइट और ट्विस्टेड। ब्रो, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं लोई का फर्स्ट मेजर काउंटर और क्राउड का रिएक्शन, फायर। अगर चाहो मैं नेक्स्ट पार्ट का फुल इंग्लिश सिनेमैटिक ट्रांसलेशन भी कर दूं, जिसमें पंच बाय पंच डिस्क्रिप्शन और मार्शल आर्ट्स टेंशन फुल रहे। चाहिए मैं कंटिन्यू करूं? चैप्टर 78 अनवेलिंग पार्ट 2। आह! उसने एक एस्टॉनिशिंग स्क्रीम ऑफ एगनी निकाला। उसका हाथ लुई के द्वारा फोर्सफुली ट्विस्ट किया गया था पीछे। बाद में पूरा आदमी आधा घुटने के बल जमीन पर बस थोड़ा ही मूव कर पा रहा था, जैसे एक मुर्दार कुत्ता। सोच भी नहीं सकते कि लुई ने उस वक्त कितनी इमेंस पावर अप्लाई की। स्टॉप इट! ज़ो यांग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने लाउडली चिल्लाया और बॉडी एरो की तरह आगे शूट हुई, पाम लुई के फेस की तरफ। क्लैप! थंडरस एक्सप्लोजन से लुई का स्कैल्प टिंगल कर गया और हर बाल खड़ा हो गया। बिना सोचे समझे लुई लीप्ड बैक हुआ और हुआंग लॉन्गडैंग को नीटली ओपोनेंट की तरफ वापस थ्रो कर दिया। तुम्हारा स्ट्राइक बहुत रूथलेस था। ज़ो यांग ने हुआंग लॉन्गडैंग को सपोर्ट करते हुए हेड टर्न किया और लुई को फियर्सली घूरा। लुई को थोड़ा चिल फील हुआ अपने दिल में, लेकिन वर्बली एडमिट नहीं किया। सीनियर ब्रदर ज़ो, मार्शल कंपटीशन में मेरे लिए होल्ड बैक करना मुश्किल है। साथ ही उसने थोड़ा लेग्स पार्ट किए, एक आगे एक पीछे, रेडी टू चेंज पोजीशन एनी टाइम, वेरी के दूसरा फिर अटैक ना करे। फॉर्चुनेटली बहुत सारी आंखों के वॉचफुल आइज में ज़ो यांग ने शेमलेसली कंटिन्यू अटैक नहीं किया, बस कोल्डली स्नॉट करके डिस्प्लेजर शो किया। हुआंग लॉन्गडैंग के फेस में एंगर और रिजेंटमेंट था और वो लुई को घूर रहा था। लुई कंप्लीटली इग्नोर करता रहा, लेकिन उसके दिल में जानता था कि एनमिटी कभी सॉल्व नहीं होगी, और ज़ो यांग टेकिंग साइड्स भी नोट किया उसने। हुआंग लॉन्गडैंग को क्विकली ज़ो यांग ट्रीटमेंट के लिए ले गया और बाकी लोग वापस नॉर्मल ट्रेनिंग में लग गए। ब्रदर ल्यू, मुझे नहीं लगा तुम्हारे अंदर इन्नेट डिवाइन पावर है। मार्शल आर्ट्स अरीना में तुम्हारे साथ एंटर करने का इंतज़ार है। एक जेंटल और प्लेजेंट वॉइस आई। जिया होंग लुई की तरफ लाइट ग्रीन स्वॉन की तरह चली। उसकी ब्यूटीफुल आइज एंटिसिपेशन से भरी, दूसरों के अंदर भी अच्छे फीलिंग्स इनवाइट कर रही थीं। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट में रजिस्टर्ड डिसाइपल्स आउटर डिसाइपल्स होते हैं, सिर्फ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेन करने अलाउड। सिर्फ वो डिसाइपल्स जिन्हें ब्रीदिंग टेक्निक मिली हो, वो इनर सेक्ट डिसाइपल्स होते हैं, मार्शल आर्ट्स अरीना में जा सकते। वहाँ हमेशा इनर डिसाइपल्स स्टेशन्ड होते हैं, जैसे चेन मूजू और ज़ो यांग। ऐसे ब्रेकिंग थ्रू मार्शल आर्टिस्ट हर जगह। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुई ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया और अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में हेड टर्न कर दिया, जिससे जिया होंग का स्माइल थोड़ा फ्रीज हो गया। मैं आपकी बॉक्सिंग डिस्टर्ब नहीं करूंगी ब्रदर ल्यू। जिया होंग बहुत वेल मैनर्ड स्माइल करके चली गईं। बहुत सारे वॉन्डरिंग डिसाइपल्स के आईज उसकी ग्रेसफुल फिगर पे। मिस जिया बहुत ब्यूटीफुल हैं, जेंटल टेम्परामेंट के साथ, ट्रूली फेरी लाइक फिगर। ये लुई को पता ही नहीं क्या अच्छा है। सीन के डिसाइपल्स मर्मर कर रहे थे, लुई को समवट अनफ्रेंडली आइज से देख रहे। हा, मुझे सच में तुम और पसंद आ रहे हो। जैन वेडा अपनी फोल्डिंग फैन जेंटली शेक करता हुआ लुई के पास आया। ये गर्ल जिया होंग प्योर लगती है, लेकिन दिल डीप एज द सी। मुझे ऐसे विमेन कभी पसंद नहीं। लुई ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मार्शल ट्रेनिंग डिवाइसेस के वेट चेक करता रहा। स्टोन लॉक्स, स्टोन हैमर्स, स्टोन डिस्क्स, आयरन मेलन्स एट्सेट्रा। जैन वेडा ने देखा लुई इग्नोर कर रहा है, एम्बैरस नहीं हुआ, फेस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। पूरे कोर्टयार्ड में फ्यू ही हैं जिन्हें जैन वेडा नोटिस करता है, और तुम उनमें से हो। लुई ने 2 फुट स्टोन लॉक उठाया, ईजिली एक हाथ से, वेट लगभग 200 पाउंड से ज्यादा। जैन वेडा को साइड से रैपिड ब्लिंक करना पड़ा। तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। जिन लोगों ने ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस किया, उनमें से भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं। मेरी आंखें जैन वेडा सिर्फ शो के लिए नहीं। जैन वेडा ने खुद से मटक किया। लुई को इग्नोर करते देख थोड़ा एंग्शियस हो गया। फैन स्विंग करने की हिम्मत नहीं। मैं ओल्ड जैन स्ट्रेट बोलता हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। शो, लुई ने कैजुअल रिस्पॉन्ड किया, हेड भी उठाया नहीं। जैन वेडा थोड़ा शॉक्ड हुआ, बिटर स्माइल के साथ नोज टच किया। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो किड।
मैं ब्रीदिंग टेक्निक सीखना चाहता हूँ। क्या मैं डायरेक्टली सीनियर ब्रदर चेन से अप्रोच कर सकता हूँ? अगर चाहो मैं नेक्स्ट पार्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दूं, जिसमें लुई फाइनली ब्रीदिंग टेक्निक सीखने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। क्या मैं कंटिन्यू करूं? चैप्टर 79 ब्रीदिंग टेक्निक एंड स्टोन स्पिरिट। तुमने इसे ऑलरेडी क्लैप जैसा साउंड बना दिया। जैन वेडा की आंखें लुई पर फिक्स थीं। अगर मुझे सही याद है, तुम यहाँ 1 महीने से भी कम समय से हो। मैं पहले भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तुम देख सकते हो मैं तुम सबसे ओल्डर हूँ। फिर भी इम्प्रेसिव है। जो लोग पंचेस में मास्टर हैं, क्या उन्होंने 10 या 8 साल प्रैक्टिस नहीं किया? चाहे वो एक्सट्रीम फिस्ट सीखने आए, तुरंत ग्रास्प नहीं कर सकते। जैन वेडा थोड़ी देर के लिए लमेंट करते रहे, फिर कंटिन्यू किया। ब्रीदिंग टेक्निक एक सेक्ट का कोर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर से लेके मार्शल आर्टिस्ट स्टेटस तक। इसे सीखने के लिए चेन मुजू को चाहिए कि एक सेक्ट एल्डर असेसमेंट के लिए स्टेशन्ड हो। इवन अगर तुम पास हो जाओ, तुरंत नहीं सीख सकते। बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है 3 जनरेशन्स तक। कॉन्फिडेंशियलिटी डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, तभी असली इनहेरिटेंस मिलती है। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। लुई ने अपने हाथ का इक्विपमेंट रख दिया, हाथ कप करके ग्रैटिट्यूड दिखाया। छोटी सी बात है, जैन वेडा चकल करते हुए बोला, बिग आइज ब्लिंक करते हुए। अगले कुछ दिनों में हुआंग लॉन्ग गैंग नहीं दिखा। शायद ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ हो। इंस्ट्रक्टर जो बॉक्सिंग सिखा रहे थे, चेंज हुआ चेन मुजू से जो यांग। लुई और जैन वेडा ग्रेजुअली फेमिलियर हो गए। उनका इंटरैक्शन रोज बढ़ता गया, पूरा दिन साथ बिताते। लगभग दोनों रिग्रेट कर रहे थे लेट मिलने का, एटलीस्ट जैन वेडा ने ऐसा सोचा। लुई ने जैन वेडा का बैकग्राउंड भी सीख लिया। जैन फैमिली हुआंग फैमिली से कम नहीं, हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री में। सिर्फ ताई सिटी में ही उनके 5 to 6 चेन फार्मेसीज हैं और नेबरिंग सिटीज जैसे जियांग, यांग, लियान सिटी में भी ब्रांचेज हैं। अगर ये पास्ट लाइफ होता तो ये स्टॉक मार्केट लेवल कंपनी होती। अनफॉर्चुनेटली जैन वेडा एल्डेस्ट सन नहीं है, सेकंड रैंक पर है और फैमिली में ज्यादा वैल्यू नहीं। ऑफ कोर्स लुई सिर्फ कैरेक्टर के बेसिस पर दोस्ती करता है, बैकग्राउंड पर ज्यादा केयर नहीं करता। जितना टाइम लुई को मिलेगा, दूसरों का बैकग्राउंड सिर्फ मेरे बैकड्रॉप बन जाएगा। तुम्हें पता है सीनियर ब्रदर चेन और जो यांग किस रेंज तक पहुंचे हैं? लुई एक आउटसाइडर बस इतना जानता है कि मार्शल आर्टिस्ट्स डिवाइडेड हैं, 1 ब्लड 2 ब्लड लेवल्स, बियॉन्ड दैट थोड़ा वेग। वो स्मॉल साइकिल मार्शल आर्टिस्ट्स होने चाहिए। ग्रेट साइकिल, एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट के कुछ एल्डर्स भी नहीं पहुंचते। जैन वेडा से लुई ने काफ़ी कॉमन नॉलेज सीखा। 3 ब्लड माइनर सर्कुलेशन, सीक्रेट ब्लड से 3 टैलेंट्स सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, ग्रेजुअली टफ फैशिया बन जाता है अंडर द स्किन। कंपेयर टू जू शी, 2 ब्लड मार्शल आर्टिस्ट, स्ट्रेंथ क्वालिटेटिव लीप, 3 लोगों से इजीली फाइट कर सकता है। 5 ब्लड ग्रेट साइकिल, सीक्रेट ब्लड से 5 एलिमेंट्स सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, बोन्स और स्किन हाईली फोर्टिफाइड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। ग्रेट साइकिल मार्शल आर्टिस्ट्स रेयर है ताई सिटी में, हर एक सेक्ट पिलर और कोर कॉम्बैट स्ट्रेंथ। स्मॉल साइकिल, लुई ने सोचा, इंट्यूशन के बेसिस पर अभी मैच नहीं कर सकता। जो यांग अनफ्रेंडली है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करना जरूरी है ताकि एक्सप्लॉइट न हो। हुआंग लॉन्ग गैंग फॉरगिविंग नहीं लगता। अब लुई जब भी बिल्डिंग से निकलता, कॉशियस डिटोर लेता, अफ्रेड ऑफ बीइंग फॉलोड बैक। कुछ दिनों बाद एक रात को लुई जब अपने रेंटेड प्लेस वापस आया, देखा एक पिंक क्लैड गर्ल डोर पर वेट कर रही है। नोटिसेबल ट्विन बन्स, राउंड फेस, स्वीट स्माइल, त्यान सू की वेड त्यानसी। मिस ने कहा मुझे आपको कुछ देना है। च्यानसी ने एक ब्लैक ब्रोकेड बॉक्स हैंडओवर किया। लुई ने खोला और देखा। आइटम स्क्वायर, पाम साइज्ड, ग्रे वाइट, सरफेस पर नेचुरल स्पाइरल्स एनग्रेव्ड थी जैसे एक आर्ट पीस। स्टोन स्पिरिट? लुई के दिल में जॉय का बर्स्ट हुआ। बस स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का टेंशन था और यहाँ एक पिलो आ गया जैसे सोने वाला था। चैप्टर 79 टैलेंट एडवांसमेंट। बिल्कुल सही। स्टोन स्पिरिट शायद बहुत प्रेशियस नहीं माना जाता, लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर है और यंग लेडी ने इसे पाने के लिए काफ़ी मेहनत की। शाओचियन ने अपने मास्टर की तारीफ की। वो जाने लगी लेकिन लू यी ने उसे रोका। अगर मुझे तुम्हारी लेडी को ढूंढना हो तो क्या करूं?
तियान सुसीक को ढूंढने के लिए सीधा सू फैमिली के मेन एंट्रेंस पर जा सकते थे, लेकिन ये बहुत कंस्पिक्यूअस होता। लू ये जो पूछ रहा था वो एक अनडिस्क्लोज्ड कॉन्टैक्ट मेथड था। शाओचियन ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने बुजुम से एक पिंक सैचे निकाला। शांगलोंग टी हाउस सिटी के वेस्ट में यंग लेडी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये टोकन है। ठीक है, लू ये ने सैचे ले लिया। फिर उसने अपनी चेस्ट से एक फाइन वाइट जेड निकाला। ये कंप्लीटली स्नो वाइट था। सरफेस पर कुछ नेचुरल रेड वेन्स थीं, जैसे बर्निंग फ्लेम। मुझे हेल्प करो इस जेड पीस को तुम्हारी यंग लेडी को वापस देने में। तुम काफ़ी कॉन्शियंशियस हो। शाओचियन ने लू ये को कोकेटिश ग्लांस दी और खुशी से स्पिरिट ब्रीथ जेड ले लिया। स्पिरिट ब्रीथ जेड एक प्रेशियस आइटम था जो तियान सुसीक ने अपने एसेंस ब्लड से सालों तक नर्चर किया था। लू ये को तब दिया गया था ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके। काफ़ी इंटरैक्शंस के बाद लू ये ने तियान सुसीक का कैरेक्टर समझा और ट्रेजर्ड आइटम उसके राइटफुल ओनर को वापस कर दिया। इस एक्शन से ना सिर्फ अदर पार्टी का फेवर मिला, बल्कि उनका अलायंस भी डीपन हुआ। अपने रूम में वापस आके लू ये ने डोर बंद किया। उसने अपनी एट्रीब्यूट पैनल देखी। इस पीरियड में एनर्जी बेयरली 20 पॉइंट्स को रीच कर पाई और नया मिला हुआ स्टोन स्पिरिट टैलेंट एनहांसमेंट के लिए बस रिक्वायरमेंट पूरी करता था। तो चलो एनहांस करते हैं। लू यी ने स्टोन स्पिरिट पकड़ा और अपने माइंड में एक सर्ज ऑफ पावर इमेजिन की। टैलेंट के पीछे प्लस साइन प्रेस किया। तुरंत ही स्टोन स्पिरिट नेकेड आई से विजिबल स्पीड से श्रिंक होने लगा। कुछ ब्रेथ्स बाद लू यी के हाथ में बस थोड़ी सी सेसमी साइज्ड ग्रे रेजिड्यूज बची। एलियन मेमोरीज एक साथ लू यी के माइंड में अपीयर हुईं। वो फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ उस मंकी में जो सन और मून की एसेंस अब्जॉर्ब कर सकता था। रोज मंकी ग्रुप को लीड करता, डी टाइम में वाइल्ड फ्रूट्स गैदर करता, वुल्फ पैक्स को ड्राइव करता और ट्राइब को स्ट्रॉन्ग बनाता। रात में संकन बोल्डर पर लेटे मूनलाइट में बाथ करता, मून की एसेंस अब्जॉर्ब करता। डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर। कुछ अननोन टाइम के बाद मंकी किंग का बॉडी इंक्रीजिंगली पावरफुल हुआ, हायर लेवल तक पहुंच गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फर और स्किन कलर ग्रे वाइट से सब्सटैंशियल पोर्सिलेन वाइट हो गई। पहले कुछ एनिमल लीडर्स जो कम्पीट कर सकते थे, जैसे बेयर किंग और टाइगर किंग, एनहांसमेंट के बाद उनका फर भी लू यी के बाइट को विदस्टैंड नहीं कर पाया और सब मंकी किंग के टेरिटरी से ड्राइव आउट हो गए। मेमोरी एंड हुई, लू यी ने अपनी आंखें खोली और अपने बॉडी में लार्ज स्ट्रीम ऑफ जेंटल एनर्जी फील की। लू यी को लगा कि हर मसल, बोन और ऑर्गन न्यूट्रिएंट फ्लूइड में सोक कर रहा है, कंफर्टेबल, लाइट एंड स्मूथ, और सेल्स फ्रैंटिक न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लू यी ने अपनी एट्रीब्यूट पैनल देखा। फ्रेम, नेम लू यी, एज 19/56, रेल्म नन, कल्टिवेशन टेक्निक हु फैमिली ब्रीदिंग टेक्निक नॉट इनिशिएटेड 0/10, स्किल्स लू यीज एक्स स्किल प्रोफिशिएंट 0/100, एक्सट्रीम फिस्ट स्किल्ड 0/30, स्टोन थ्रोइंग प्रोफिशिएंट 0/30, लाइट बॉडी टेक्निक प्रोफिशिएंट 0/60, बेसिक स्पीयर टेक्निक बिगिनर 0/6, सीक्रेट स्किल ड्रैगन पियर्सिंग टेक्निक फ्रैगमेंट 1, टैलेंट पेट्रिफिकेशन स्किल्ड 0/60 + 3 स्टोन स्पिरिट्स + 1 फीनिक्स ब्लड स्टोन, एनर्जी 0। पेट्रिफिकेशन का टैलेंट स्किल्ड लेवल तक पहुंच गया। अगला अपग्रेड के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, 60 एनर्जी + 3 स्टोन स्पिरिट्स + 1 फीनिक्स ब्लड स्टोन। लू यी ने पहले सुना भी नहीं था कि फीनिक्स ब्लड स्टोन क्या है, लेकिन ये स्टोन स्पिरिट से भी ज़्यादा प्रेशियस होगा। लेकिन लू यी का फोकस टैलेंट से आगे लाइफ लाइन पर शिफ्ट हुआ। उसकी लाइफ स्पैन अनप्रेसिडेंटेडली 1 ईयर से इंक्रीज हो गई। ये क्या सिग्निफाई करता है? लाइफ स्पैन फिक्स्ड नहीं है, ये ट्रूली एनहांस हो सकती है। सारे हिडन एंग्जाइटीज फाइनली रिलीज हो सकते हैं। मैं हेवेंस को डिफाई कर सकता हूँ और अपनी फेट चेंज कर सकता हूँ। लेकिन टैलेंट एनहांसमेंट से लाइफ स्पैन का इंक्रीज काफ़ी स्लाइट था। सबसे ज़्यादा ये ब्रीदिंग टेक्निक पर डिपेंड करेगा। लू यी ने एनहांस्ड पेट्रिफिकेशन टैलेंट का स्टडी स्टार्ट किया, लेकिन इंट्रोडक्शन वही था। पेट्रिफिकेशन पैसिव, बॉडी की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली टाइम के साथ इंक्रीज होती है। पेट्रिफिकेशन एक्टिव, बॉडी के किसी सरफेस एरिया को शॉर्ट टाइम के लिए सिलेक्टिवली पेट्रिफाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन और एरिया टैलेंट एनहांसमेंट के साथ एक्सपैंड होगा। पेट्रिफिकेशन,
लुई ने साइलेंटली अपने दिल में बोला। कुछ देर बाद उसके राइट आर्म का पूरा सरफेस इंक्लूडिंग पाम ग्रे वाइट कलर में बदल गया। इनिशियल लेवल पर यह सिर्फ पाम के सरफेस का मेजॉरिटी कवर कर सकता था। इंजरी रेजिस्टेंस के मामले में पहले से ज्यादा फर्क नहीं था। लुई ने ट्राई किया एक रेगुलर ब्रॉड सॉर्ड से और 50% ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी डिफेंस तोड़ने के लिए। तो मैंने अपने लिए एक क्लीन आर्म डेवलप कर लिया, लुई ने खुद से चकल किया। जब दिन आएगा जब मेरा वेपन लूज होगा, ये आर्म मेरा सेकंड वेपन बन सकता है। और ये सिर्फ स्किल्ड लेवल है टैलेंट का। मास्टरी और माइनर अचीवमेंट के बाद कवरेज और फुलर होगा, इवेंचुअली पूरे बॉडी को कवर करेगा और एक स्मॉल स्टोन फिगर फॉर्म करेगा। लेकिन मंकी किंग के पोर्सिलेन वाइट फर याद आते ही लुई को एक आइडिया आया। आर्म का वाइट कलर वाटर की तरह रिसीड हुआ। एंड में सिर्फ पाम में एक पैच ऑफ वाइट रहा जो पोर्सिलेन वाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। लुई ने ब्रॉड सॉर्ड निकाला और ब्लेड के टिप को टैप किया। टिंग! क्रिस्प साउंड ऑफ हार्ड मटेरियल्स क्लैशिंग आई और जैसे जैसे लुई एक्सपेरिमेंट करता गया, स्पार्क्स भी निकले। ये डिफेंस ऑर्डिनरी स्टील के बराबर है, लुई ने खुशी से बोल उठा। पोर्सिलेन वाइट पेट्रिफिकेशन फंक्शन अगर अच्छे से यूज किया तो क्लीन आर्म से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आखिरी पेट्रिफाइड पोजीशन रियल टाइम में एडजस्ट की जा सकती है। लुई ने टैलेंट के ड्यूरेशन को भी टेस्ट किया। ये 3 to 4 ब्रेथ्स तक चल सकती है, ज्यादा नहीं, लेकिन बैटल के टाइड चेंज करने के लिए काफी है। टैलेंट अपग्रेड के बाद लुई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। लगा कि वो 3 ब्लड रेल्म मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज कर सकता है। ऑफ कोर्स माइनर सर्कुलेशन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट को कभी एक्शन में नहीं देखा, ये बस उसका एस्टिमेशन था। अब वापस ओल्ड प्रॉब्लम पर। एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा था। उसे बीस्ट हंटर गार्ड ज्वाइन करना जरूरी था। शायद सिर्फ 100 बीस्ट्स माउंटेन रेंज के स्पिरिट मॉन्स्टर्स ही उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते थे, या फिर कोई क्लेवर ट्रिक भी हो सकता है। लुई की आंखें चमकी जैसे उसके माइंड में सॉल्यूशन का आइडिया आया। एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड। एक कॉर्नर में लुई ग्राउंड पर बैठा था, जान वेडा के साथ कैजुअली चैट करते हुए। स्पिरिट मॉन्स्टर मीट कहाँ से मिल सकता है? जान वेडा क्यूरियस हुआ। तुमने तो अभी तक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं सीखी, तुम्हें जरूरत नहीं होगी ना? बस लोकेशन बता दो। ये स्टफ इजी है बिग फार्मेसी में, लेकिन चीप नहीं। जान वेडा ने फिंगरनेल साइज्ड ब्लैक जर्की स्लीव से निकाला और लुई को टॉस कर दिया। टेस्ट कर लो। लुई ने माउथ में डाला और बाइट लिया, एक स्ट्रेट मीट का टुकड़ा तोड़ दिया। टेस्ट कुछ पोक जर्की जैसा था, लेकिन च्यू करने में टफ, स्लाइट स्वीटनेस के साथ। खाने के बाद अब्डोमेन में नोटिसेबल वार्मथ फील हुई। बस इतना छोटा पीस ही 100 वेन्स का है। जान वेडा ने सर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर बॉडीली फंक्शंस मेंटेन करने के लिए रोज काफी पाउंड्स ऑफ बीफ या मटन खाना पड़ता है, जो अब्जॉर्ब करना इजी नहीं, प्लस कांस्टेंट डिटॉक्सिंग ट्रबलसम। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्पिरिट मॉन्स्टर मीट खाना पड़ता है, जो बीफ या मटन से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, सेवरल टेल्स ऑफ सिल्वर पर पाउंड, जो एवरेज हाउस होल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। बोलने के बाद जान वेडा ने लुई को इंटेंटली देखा। लेकिन अगर तुम विलिंग हो जान फैमिली के गेस्ट मिनिस्टर बनने के लिए, तुम जितनी मर्जी स्पिरिट मॉन्स्टर मीट खा सकते हो, जब तक फुल हो, इवन वॉमिट तक। तो मतलब तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? लुई ने चकल किया। लेकिन मुझे क्योर्ड टाइप नहीं चाहिए, फ्रेश स्पिरिट मॉन्स्टर मीट चाहिए, एज होल एज पॉसिबल, प्रेफरेबली पूरा। तुम ये करवा सकते हो? जान फैमिली मेजर सप्लायर है मेडिसिनल मटेरियल्स का, और स्पिरिट मॉन्स्टर मीट के नरिशिंग प्रॉपर्टीज की वजह से ये उनका मेन प्रोडक्ट भी है। फ्रेश और होल, ये वियर्ड रिक्वेस्ट है। जान वेडा पजल्ड हुआ। अनलेस बीस्ट हंटर गार्ड बस एक ला कर देता और तुम कैच कर लेते। अगर ये चाहिए तो तुम्हें ब्लैक मार्केट में ट्राई करना होगा। ब्लैक मार्केट? लुई ने एब्रोराइज की। चैप्टर 80 ब्लैक मार्केट टोकन पार्ट 1। ब्लैक मार्केट इजी प्लेस नहीं है एंटर करने के लिए। एंट्री के लिए एक स्पेशल टोकन चाहिए, लेकिन ये टोकन्स यूजुअली सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स या बहुत वेल कनेक्टेड फैमिलीज के बच्चों को ही दिए जाते हैं। मैं भी अब तक नहीं ले पाया, जान वेदा ने बताया। इतना डिफिकल्ट है? लुई सरप्राइज हुआ। जान वेदा से बात करके उसने ब्लैक मार्केट का बेसिक सिचुएशन क्लैरिफाई कर लिया। ब्लैक मार्केट अंडरग्राउंड है,
टाई सिटी के वेस्टर्न सबर्ब में एक सिक्लूडेड मैनर के नीचे, और इसका बैकग्राउंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ कहते हैं कि ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन से रिलेटेड है, और कुछ कहते हैं कि टाई सिटी के फर्स्ट फैमिली स्यू फैमिली से कनेक्टेड है। मैनर खुद कुछ नहीं बेचता, ये सिर्फ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हर एंट्री के लिए 1 टेल ऑफ सिल्वर देना पड़ता है, और सब ट्रांजैक्शंस में कमीशन होता है, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। और ब्लैक मार्केट के पास अपनी सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन मेथड है। गुड्स की बात करें, जैसे नाम से ही पता, कई रेयर या डूबियस ओरिजिन के आइटम्स मिलते हैं, जैसे मार्शल आर्टिस्ट्स के वेपन्स, हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स, स्पिरिट मॉन्स्टर फर और सीक्रेट मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स काफ़ी कॉमन है। व्हाट अ प्लेस! लुई ने सोचा। चाहे पूरा स्पिरिट मॉन्स्टर कॉप्स हो या फीनिक्स ब्लडस्टोन, जो पेट्रिफिकेशन टैलेंट अपग्रेड के लिए चाहिए, यहाँ ट्राई करना चाहिए। जैन वेदा अभी रिलायबल नहीं था, इसलिए लुई ने पिंक सैशे जो मेड श्याओ चैन ने दिया था ले लिया और इमीडिएटली कैरेट से सिटी के वेस्ट में शांगलोंग टी हाउस गया। शांगलोंग टी हाउस सिटी के बिजिएस्ट स्ट्रीट पर है और बिजनेस डिसेंट है, लोग आते जाते हैं टी पीने। किसी को ढूंढ रहा हूँ, लुई ने पिंक सैशे शॉपकीपर को दिया। शॉपकीपर ने एक नज़र डाली और एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ऑनरेबल गेस्ट, प्लीज वेट अ मोमेंट। उसने एक सर्वेंट भेजा जो लुई को प्राइवेट एलिगेंट रूम तक ले गया। रूम के अंदर फ्लोर येलो वुड का था, वॉल्स पर कैलीग्राफी और इंक पेंटिंग्स, कार्व्ड डोर्स और विंडोज एक्सक्विजिट और एटमॉस्फेयर सीरीन और एलिगेंट। वुडन टेबल पर एक फाइनली क्राफ्टेड ग्रीन टी पॉट था और उसके अराउंड 7 स्मॉल ग्रीन कप्स अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच डायमीटर रखे हुए थे। हर कप में टी थी। लुई ने कैजुअली एक कप उठाया, माउथ में डाला और बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट फील हुआ। बिल्कुल एंजॉयबल नहीं। जब तक उसने पूरा पॉट टी पी लिया, मेड इन पिंक श्याओ चैन फाइनली आ गई। वो दौड़ती हुई आई, फेस फ्लश्ड। उसके डेलिकेट नोज पर एक स्पार्कलिंग ड्रॉप ऑफ स्वेट था और चेस्ट नोटिसेबली हीविंग अटेंशन कैच कर रही थी। क्या हुआ मेरे यंग मास्टर लुई? श्याओ चैन का टोन थोड़ा रिप्रोचफुल था, लुई को स्कोल्ड करते हुए कि बहुत हेस्टी हो गया। क्या आपकी लेडी मुझे ब्लैक मार्केट टोकन दिलवा सकती है? लुई ने सीधा पॉइंट पर आ गया। टोकन? तुम ऑलरेडी मार्शल आर्टिस्ट हो गए? नॉट येट बट सून। मुझे लेडी से पूछना पड़ेगा, तुम हमेशा उसको टफ प्रॉब्लम्स दे देते हो। श्याओ चैन ने थोड़ा इरिटेशन से कहा। हे, फिर मैं तुम्हें ट्रबल दूंगा। फिर दोनों अलग हो गए। श्याओ चैन ने कैरेज में बैठकर टी हाउस के पीछे सिटी की तरफ हरी की। ज्यादा देर नहीं, वो वर्मिलियन गेट के सामने आ गई। गेट के दोनों साइड वाइट वॉल्स 13 फीट हाई थीं और हर साइड एक कोलोसल वाइट स्टोन लायन, विविडली स्कल्प्टेड एंड स्पॉटलेस क्लीन था। क्लियरली रोज वाइप होता है। गेट के ऊपर एक एक्सपेंसिव रोजवुड प्लैक लटका था जिसमें गोल्डन कैरेक्टर्स लिखे थे, स्यू फैमिली। जब 4 गेट कीपर्स ने कैरेज देखी तो वो गेट खोल दिए। गेट के पीछे एक वास्ट वाइट स्टोन स्क्वायर था, वाइंडिंग कॉरिडोर्स और टारिंग फ्लाइंग ईव्स फर्दर ऑफ। श्याओ चैन ने स्यू फैमिली में घूमा, लेफ्ट राइट टर्न लिया और एक क्वाइट कोर्टयार्ड में पहुंची। कोर्टयार्ड का रॉकरी, पॉन्ड और फ्लावर्स नोटेबल था। एक ब्यूटीफुल वुमन लाइट येलो ड्रेस में 20s की एज की लग रही, बुक पढ़ रही थी। परफेक्टली स्ट्रेट पॉस्चर। सनलाइट में उसकी स्किन इतनी शाइनी थी कि जेड से भी ज्यादा पियर्सिंग लग रही थी। क्या तुमने उसे देखा? क्या बोला? मिस, वो ब्लैक मार्केट टोकन चाहिए। मेरे 3rd अंकल से पूछ लो, उसके पास वे होगा। येलो ड्रेस वाली ने हेड टर्न करके श्याओ चैन को देखा जो हेजिटेट कर रही थी। पूछने वाली थी क्योंकि मैं हेल्प कर रही हूँ। बिल्कुल, एक बैंडिट लीडर। हालांकि उसने हमें वापस एस्कॉर्ट किया, लेकिन हमने उसे पेमेंट भी किया, तो हम उसके ऊपर कुछ ओ नहीं करते। वो मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उम्र का हो चुका है, उसकी पोटेंशियल भी लिमिटेड है। मुझे समझ नहीं आता कि हम उसके साथ अलायंस क्यों बनाएं। श्याओ चैन गुस्से में फूलते हुए बोली। वैसे भी फैमिली में काफ़ी लोग आपको पसंद नहीं करते मिस, और हर रिसोर्स को सोच समझकर यूज़ करना चाहिए।
ब्रेक थ्रू के बिना ही उसने एक 2 ब्लड वॉरियर को मार दिया। ऐसे इंसान को कॉमन सेंस से जज नहीं किया जा सकता। पीले कपड़ों वाली औरत यानी थेयन सुरी ने शांत स्वर में कहा। उसने श्याओ चैन को एक नज़र डाली और आगे बोली, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। ऐसे में मुझे सपोर्ट की और ज्यादा ज़रूरत नहीं होती क्या? मिस सब कुछ क्लियरली देखती हैं। श्याओ चैन ने और बहस करने की हिम्मत नहीं की और सीधा सिर झुका दिया। दूसरी तरफ लुई वापस एक्सट्रीम फिस्ट सेक्ट आया और चैन मुझू से मिला जब वो पढ़ाकर जाने वाले थे। तुम असेसमेंट के लिए आए हो? चैन मुझू ने पहले ही उसका इरादा समझ लिया था। जी हाँ सीनियर ब्रदर, कृपया मेरे लिए अरेंज कर दीजिए। अगले महीने की 3 तारीख को वेट करो, उस दिन एक एल्डर मौजूद रहेंगे। तुम्हारे अलावा कुछ और लोगों ने भी अप्लाई किया है। लुई को कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार यहाँ के लोग उससे पहले आए थे, जबकि वो बीच में घुसा था। उनका चेन फिस्ट सीखना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब उसने ये बात जैन वेदा को बताई तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था जैसे बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। वो लगभग उछल पड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ लगभग 3 महीने से हूँ। अगर तुम सब इनर कोर्ट में घुस गए और मैं नहीं गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैन वेदा इधर उधर टहल रहा था, फिर अचानक लुई की तरफ घूमकर सीरियसली बोला, अई, तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में हेल्प? कोई प्रॉब्लम नहीं, लुई ने कहा। इस दौरान उसने समझ लिया था कि जैन वेदा का कैरेक्टर अच्छा है। टिपिकल रिच यंग मास्टर वाली बुराइयां नहीं हैं, दोस्त बनने लायक है। तुम तो बहुत लॉयल हो। जैन वेदा खुश हो गया। और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मेरे साथ स्पार करो और रिवॉर्ड में मैं तुम्हें स्पिरिट मॉन्स्टर जर्की दूंगा। कैसा रहेगा? डील, लुई मुस्कुराया। देखने में ये विन विन लग रहा था, लेकिन असल में फायदा लुई का ही ज्यादा था। जैन फैमिली के इन्फ्लुएंस के साथ जैन वेदा चाहे तो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को स्पारिंग के लिए बुला सकता था। फिर भी उसने एक ऐसे आदमी को चुना जो अभी असेसमेंट भी पास नहीं कर पाया था, सिर्फ इसलिए ताकि उस पे साइकोलॉजिकल प्रेशर ना पड़े। ये जैन वेदा काफी सोच समझकर चलने वाला निकला। अग्रीमेंट सेट होने के बाद दोनों मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं गए, बल्कि मार्शल आर्ट हॉल के पास ही एक प्राइवेट रेजिडेंस चले गए। ये घर लोई के रेंटेड हाउस से काफी बड़ा था। सिर्फ कोर्टयार्ड ही लगभग 100 स्क्वायर मीटर्स का था। कोर्टयार्ड में 2 सुंदर मेड सर्वेंट्स खड़ी थीं और एक मिडिल एज्ड आदमी बिना मुस्कुराए हाथ में चाकू लिए खड़ा था। अंकल पान, ये मेरा दोस्त ल्यूई है, जैन वेदा ने खुशी से इंट्रोड्यूस किया। नमस्ते अंकल पान, लुई ने ग्रीटिंग दी। अंकल पान ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। लुई को चैन मुजू जैसी फीलिंग आई। ये आदमी भी शायद सर्कुलेशन मार्शल आर्टिस्ट था। अंकल पान ने लुई को देखा और फिर अंदर चला गया, लेकिन लुई महसूस कर सकता था कि वो असल में गया नहीं, बस छुपकर देख रहा था, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत इंटरवीन कर सके। लगता है तुमने यहाँ ब्यूटीज छुपा रखी हैं। इतनी कम उम्र में थोड़ा कंट्रोल रखो, लुई ने मजाक किया, पास खड़ी सफेद कपड़ों वाली मेड सर्वेंट्स की तरफ इशारा करके। बकवास बंद कर, मैं अभी वर्जिन हूँ। जैन वेदा भड़क गया। उसने स्लीव्स चढ़ाई और लुई पर झपटा। जरा भी हाथ मत खींचना, मुझे अगले महीने की 3 तारीख से पहले ब्रेक थ्रू चाहिए। ठीक है, लुई ने उसके स्नीक अटैक को आसानी से रोक लिया और दोनों हाथों से सीधा पुश करके उसे बॉल की तरह पीछे उड़ा दिया। खुद का ध्यान रखना। जैन वेदा के एहसान के बदले लुई ने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकेगा। तुम्हें संभालना चाहिए, मेरे फैमिली के पास बॉडी और फुट टेक्निक्स का काफी गहरा हेरिटेज है। उसकी ब्रैगिंग अधूरी रह गई। लुई का पाम सीधा उसकी रिब्स के नीचे लगा। जैन वेदा गुस्से में पंच घुमाता, लेकिन आधा रास्ते में ही लुई का पंच उसके पेट में घुस गया, सांस तक निकल गई। इसके बाद कोर्टयार्ड में सुअर जैसे चीखने की आवाज गूंजने लगी। अरे, ज्यादा जोर से नहीं मार रहा? ओए, तू सच में मार रहा है? रुक प्लीज। ठीक है, मैं मान गया। साले भागने भी नहीं दे रहा। कोर्टयार्ड के कोने में दोनों मेड सर्वेंट्स एक दूसरे को देख रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि यंग मास्टर के दोस्त इतना क्यों मार रहे हैं। अंदर मौजूद अंकल पान, जो पहले इनडिफरेंट था, धीरे धीरे सीरियस हो गया। श्याओ दा ने जो दोस्त बनाया है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। शाम तक चीखने चिल्लाने का सिलसिला चलता रहा।
लुई ने सैटिस्फाइड होकर जमीन पर बैठे बुरी तरह पिट चुके जैन वेदा को देखकर कहा, कल फिर आना। जैन वेदा ने सुअर जैसा सूजा हुआ चेहरा उठाया, बिल्कुल निराश। वक्त तेजी से गुजरा और जल्द ही अगला महीना 3 तारीख आ गई।